मैं अवेकन करता हूँ सबसे पथेटिक फ्रैंक एबिलिटी, वाटर ड्रॉप। सिर्फ इतना काम कि स्कूल ब्यूटी के लिप्स थोड़े मॉइस्ट कर सके। मेरे क्लासमेट्स सब मुझ पर हंसते हैं और मुझे डेड वेट बोलते हैं। इसलिए जब कॉम्बैट की बात आती है तो बिना सोचे समझे मुझे ही आगे बेट बनाकर धकेल देते हैं। लेकिन एक सेकंड बाद जो बंदा बेट होना चाहिए था वो सब कुछ चीर के रख देता है। सब इसीलिए क्योंकि मैंने अवेकन किया है सब्लिमेशन सिस्टम, जिसमें सबसे यूजलेस वाटर ड्रॉप एबिलिटी ट्रांसफॉर्म होकर बियॉन्ड ट्रिप रैंक पावर बन गई है, द राथ ऑफ द सी गॉड। एक हैवी हवा में घुटन जैसा प्रेशर लेकर चल रही है, जो एक अबैंडन स्टील मिल की टूटती दीवारों से टकराकर गुजर रही है। एक जोर का धक्का मुझे आगे गिरा देता है, मेरा पैर कंकड़ पर फिसलता है और एक तेज घिसने की आवाज आती है। मैं अपना बैलेंस पकड़ता हूँ और अपने यूनिफॉर्म के फीके सफेद कफ्स झाड़ देता हूँ। मेरी नजर फैक्ट्री के पिच ब्लैक एंट्रेंस पर टिक जाती। अंदर से कुछ ग्राउल कर रहा है, गहरी गूंजती हुई वाइब्रेशंस। कम से कम 1 डजन हूँ। लोएस्ट रैंक एबिलिटी यूजर्स को अपनी औकात पता होनी चाहिए बेट के रूप में। लेटन की आराम से आती आवाज मेरे पीछे से सुनाई देती है। लिन फैमिली का यंग मास्टर और एवन मोर एक स्टाफ घुमा रहा है जो टिप्स से बेस तक सॉलिड रेड जल रहा है। उसके टिप पर नाचती हुई आग उसके होंठों के कोने पर ठंडी स्मर्क को रोशन कर रही। टियर 2 फायर एलिमेंट स्टाफ, टॉप ग्रेड। सिर्फ वो स्टाफ ही एक नॉर्मल फैमिली की 3 पीढ़ियों को खिला सकता है। पाथफाइंडर यूनिट पोजीशन में है। लेटन का एक चमचा चिल्लाता है, ध्यान दो दर्पोको, यही जगह है जहां सबसे वीक लोग पहुंचते हैं। डजन स्टूडेंट्स जो कॉम्बैट असेसमेंट दे रहे हैं सेफ्टी लाइन के पीछे खड़े हैं। उनके एक्सप्रेशन समझ नहीं आते। कुछ को तरस आ रहा है, कुछ को सुकून, क्योंकि आज उन्हें आगे नहीं धकेला गया। बेचारा फ्रैंक वाटर ड्रॉप, एक ऐसी एबिलिटी जो बस पानी थूकती है। सुना है 1 महीने पहले अवेकनिंग सेरेमनी में लास्ट रैंक आया था, सीधा वैनगार्ड बेट यूनिट में भेज दिया गया। वैनगार्ड बेट यूनिट ये वो जगह है जहां लोग सिर्फ मार खाने के लिए होते हैं ताकि असली फाइटर्स बच सके। वहां सेलेक्ट हो जाना कुछ कर भी नहीं सकते। फुसफुसाहट मेरे कानों में घुसने लगती है, पर मैं सब इग्नोर कर देता हूँ। मैं अपनी जेब से एक सिक्का निकालता हूँ, जंग लगा हुआ, किनारे घिसे हुए, बार बार यूज होने से चमक रहा। मैं उसे हवा में उछालता हूँ, पकड़ता हूँ, फिर दोबारा उछालता हूँ। मेरी नजर फैक्ट्री पर नहीं बल्कि उस पेल ब्लू ट्रांसलूसेंट पैनल पर टिकी है जो सिर्फ मुझे दिख रहा है। सब्लिमेशन सिस्टम स्टेटस इनएक्टिव, एक्टिवेशन कंडीशंस शॉक पॉइंट्स अक्यूमुलेटेड टू 100%, करंट प्रोग्रेस 99%, 1 मंथ। जिस दिन अवेकनिंग सेरेमनी में मुझे फ्रैंक लेबल किया गया था तब से ये पैनल मेरी नजर के अपर राइट कॉर्नर में चिपका हुआ है। हर बार जब कोई मुझे इंसल्ट करता है, नीचा दिखाता है या मेरी इज्जत को कुचलता है, प्रोग्रेस बार थोड़ा और बढ़ जाता है। 1 महीने की ठंडी नजरें और बेइज्जती ने इसे 99% तक पहुंचा दिया है। बस थोड़ा सा और। मैं सिक्का पकड़ लेता हूं और अपनी उंगली से उसके जंग लगे सरफेस को महसूस करता हूं। मेरे होठों पर हल्का सा स्माइल आता है। लेटन सही कह रहा है। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूं। मेरी आवाज बिल्कुल कैजुअल है, जैसे लंच की बात कर रहा हूं। अंदर जो टियर 1 गैल्विन वुल्व्स हैं, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम अच्छा शो दोगे लेटन। लेटन आंखें सिकोड़ लेता है। उसे मेरी एक्सप्रेशन समझ नहीं आती। एक वीक बंदा जो अभी वुल्फ डेन में ढकेला जाने वाला है, उसे किसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। इतना शांत कि डर लगे। लेकिन वो एहसास आधे सेकंड में ही उसके सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नीचे दब जाता है। आखिर फ्रैंक ही तो हूँ, एक ऐसा आदमी जो मुश्किल से अपनी उंगलियों से कुछ बूंदे निकाल सकता है। चाहे कितना भी कूल बनने की कोशिश कर लूं, ये सच नहीं बदलेगा कि मैं कुचला जाने वाला हूँ। बस बकवास बंद। लेटन अपना स्टाफ पीछे खींचता है और थोड़ी से फैक्ट्री की तरफ इशारा करता है, अंदर जा। डिंग। लेटन की एक्सट्रीम नफरत डिटेक्ट हुई। शॉक पॉइंट्स +10। पैनल पर नंबर ब्लिंक करता है। अब भी 99%, कोई चेंज नहीं। मैं हल्का सा बौखला जाता हूँ। 10 पॉइंट्स बढ़ने के बाद भी बार हिलता तक नहीं। मैं पैनल के नीचे लिखे छोटे ग्रे टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ता हूँ। पहली बार नोटिस किया है, नोट, एक्टिवेशन के लिए टोटल शॉक पॉइंट्स 10,000 चाहिए, करंट टोटल 9,910। एक्टिवेशन के लिए रिमेनिंग 90 पॉइंट्स, एक नहीं पूरे 90। मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ। बार 99% दिखा रहा है, मतलब 9,900 पॉइंट्स। अभी जो 10 मिले उसके बाद टोटल 9,910, अभी भी 90 पॉइंट्स शॉर्ट। पिछले 1 महीने के हिसाब से एक नॉर्मल इंसान की नफरत से बस 1 से 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इवन लेटन जैसा प्रिविलेज्ड यंग मास्टर भी एक्सट्रीम कंटेम्प्ट में सिर्फ 10 देता है। इस रेट पर सिर्फ इंसल्ट से 90 पॉइंट्स लाने के लिए कम से कम 10 और राउंड्स लगेंगे। लेकिन अगर मैं सिक्का उछालता हूँ, मेरी नजर फैक्ट्री के अंदर गहराई में चमकती ग्रीन आंखों पर टिक जाती है। मेरे होंठों के कोने पर हल्का सा कर्व आता है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों को सच में शॉक कर दे। मूव इट, क्या कर रहा है वहां खड़ा? एक चमचा मुझे फिर धक्का देता है। मैं रेजिस्ट नहीं करता है। धक्का मुझे सीधा एंट्रेंस के अंदर ले जाता है। मेरे कदम खोखले स्टील रूइन में गूंज रहे हैं। ऊपर का सीलिंग कई जगह से टूट चुका है। पेल ग्रे रोशनी पतली बीम्स में अंदर आ रही है जो जमीन पर पड़ी जंग लगी ट्रैक्स को हाईलाइट कर रही है। हवा में एक भारी गंदी स्मेल भरी हुई है। हर तरफ से लो ग्राउल्स मुझे घेर रहे हैं। 10 से ज्यादा पैर्स ऑफ ग्रीन आईज अंधेरे में चमक रहे हैं। टियर 1 बीस्ट्स, गेल वुल्व्स, एक एक करके हैंडल हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड पैक एक टियर 2 अवेकनर को भी चीर सकता है अगर वो अकेला हो। लेटेंट अपने 4 चमचों के साथ साइड से घूमकर हाई ग्राउंड ले लेता है। वो अपने स्टाफ का बट जमीन में गाड़ देता है। आग भड़क उठती है और पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। सबकी नजर मुझ पर लॉक हो जाती है। लेटेंट मुस्कुराता है, मुझे देखकर कहता है, डर मत, बस वहां खड़ा रह और उनका अटेंशन खींच, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। बहुत मेहरबानी लेटेंट। मैं ठंडी आयरन वॉल के अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल सिंसियर है।
है। पहला गेल वुल्फ मूव करता है, उसका ग्रे बॉडी एकदम स्पीड में एक्सप्लोड करता है। उसके अराउंड पेल ग्रीन कटिंग एज रैप है, सीधा मेरे गले की तरफ आ रहा है, बहुत फास्ट। मैं भागता नहीं, हाथ भी नहीं उठाता, बस हल्का सा सर टिल्ट करता हूँ। मेरी नजर उस अटैकिंग वुल्फ को क्रॉस करके दूर एक डार्क स्पॉट पर टिक जाती है। वहाँ एक फेंट एनर्जी सिग्नेचर है, केयरफुली हिडन। बीस्ट नहीं, एक इंसान, और काफी स्ट्रॉन्ग। मेरी अटेंशन वापस आती है। वुल्फ के क्लॉज मेरे गले से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर है। मेरा राइट इंडेक्स फिंगर हल्का सा उठता है, एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट टिप पर बन जाता है, छोटा, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ऑर्डिनरी। फ्रैंक एबिलिटी, वाटर ड्रॉप। वो ड्रॉपलेट बिना आवाज के ब्लाइंडिंग स्पीड से शूट होता है और सीधा वुल्फ के राइट आई के टीयर डक्ट पर लगता है। वुल्फ का सर झटके से पीछे जाता है। रिफ्लेक्स की वजह से वो लास्ट 10 सेंटीमीटर्स में डायरेक्शन लूज कर देता है। उसका स्कल मेरे पीछे वाली आयरन वॉल से टकराता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। पूरा सीन 1 सेकंड से भी कम में खत्म हो जाता है। अंधेरे में छिपा एनर्जी सिग्नेचर एक पल के लिए हिलता है। मेरी हियरिंग शार्प है। मैं एक हल्की सी आवाज सुनता हूँ, एक औरत की ठंडी और क्लियर आवाज, जिसमें हल्का सा सरप्राइज है। मैं मुड़ता नहीं, मेरे होठों का कोना बस हल्का सा ऊपर उठता है। पैनल पर नंबर क्वाइटली टिक करता है। डिंग। अननोन ऑब्जर्वर की माइल्ड सरप्राइज डिटेक्ट हुई। शॉक पॉइंट्स +5। करंट टोटल 9915। रिमेनिंग 85। काफी नहीं, दूर दूर तक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी उंगली वापस खींचता हूँ और फिर से वॉल के साथ टिक जाता हूँ। मैं सामने लेटन को देख रहा हूँ। वो आग बरसा रहा है और अपना ग्रैंड शो दिखा रहा है। शो अभी बस शुरू हुआ है। इसी बीच जब लेटन तीसरा गेल वुल्फ गिरा देता है, वो एक नजर मुझ पर डालता है। मैं अभी भी वॉल के पास खड़ा हूँ। उसकी आंखों में कुछ ठंडा और कैलकुलेटिंग सा चमकता है। वो झुककर अपने पास खड़े चमचे के कान में कुछ बोलता है। चमचा सिर हिलाता है और अपनी जैकेट से एक छोटी सील्ड वायल निकालता है, जिसके सरफेस पर स्कल बना हुआ है। बीस्ट ल्योर पाउडर, एक बैंड सब्सटेंस जो हाई रैंक्ड बीस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। लेटन अपने होठों पर जुबान फेरता है। उसकी नजर मेरे यूनिफॉर्म के पीछे टिक जाती है। वो मुझे सिर्फ बेट के रूप में यूज नहीं करना चाहता, उसे चाहिए वो सिक्का, वो जंग लगा सिक्का जो मेरे पेरेंट्स छोड़ गए थे। लिन फैमिली की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से उस सिक्के में एक ऐसा एनर्जी सिग्नेचर है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो एक F रैंक नोबडी के पास ऐसी चीज क्यों हो, और बेहतर अगर मैं गायब ही हो जाऊं। लेटन एक नजर चमचे को देता है। चमचा समझ जाता है। वो चुपके से मेरी तरफ बढ़ता है और मैं अभी भी वॉल के साथ टिक कर बिना किसी टेंशन के सिक्का उछाल रहा हूँ। सिक्का हवा में घूमता है, एक आर्क बनाते हुए। आग की रोशनी में उसकी सरफेस पर एक हल्की ब्लू ग्लो चमकती है। जंग जैसी बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक पल के लिए, फिर गायब। किसी ने नोटिस नहीं किया। फ्लेम्स आखिरी गेलविंड वुल्फ को निगल लेती हैं। लेटन अपना स्टाफ वापस खींचता है और सीधा खड़ा हो जाता है। उसके चमचे तुरंत उसके आसपास जमा हो जाते हैं, उसकी तारीफ में गिर पड़ते हुए। इनक्रेडिबल यंग मास्टर लेटन, रैंक A ब्लेजिंग फायर, बिल्कुल डोमिनेंट। यही होता है असली जीनियस। कुछ लोगों की तरह नहीं जो कोने में दुबक कर कांप रहे हैं। स्पीकर की नजर सीधा मेरी तरफ जाती है। मैं बेहोश गेलविंड वुल्फ के पास बैठा हूँ और क्यूरियोसिटी से उसका कान छेड़ रहा हूँ। कायल, लेटन कंसर्न का मास्क पहनकर मेरे पास आता है। अभी तुम ज्यादा डर तो नहीं गए थे? एक वुल्फ तुम पर अटैक कर रहा था, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ लियोन। मैं खड़ा होता हूँ और अपने घुटनों से धूल झाड़ देता हूँ। वो वुल्फ खुद ही बेहोश हो गया। लगता है इतनी स्पीड में था कि रुक नहीं पाया, सीधा वॉल से टकरा गया। एक चमचा हंसी दबाता है। लकी यू। लेटन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। एक टियर 1 गेलविंड वुल्फ, सो व्हाट? अगर इस बार मैं लकी भी रहा तो क्या बदल गया? आगे क्या होने वाला है वही मैटर करता है। सब लोग 5 मिनट रेस्ट करो, लेटन अपनी आवाज धीमी करके चमचे से बोलता है। फिर हम कोर जोन में पुश करेंगे। जैसे ही वो ये बोलता है, एक चमचा चुपके से मेरे पीछे आ चुका होता है। उसकी उंगलियों में सिरामिक वायल पकड़ी हुई। वो स्टॉपर को हल्का सा घुमाता है। एक लगभग इनविजिबल पाउडर का क्लाउड निकलकर सीधा मेरे कॉलर के अंदर चिपक जाता है। बीस्ट ल्योर पाउडर, कलरलेस, ओडरलेस कहते हैं, लेकिन मुझे एक बहुत हल्की रॉ स्वीट स्मेल महसूस होती है, जैसे पुरानी एनर्जी और किसी मिनरल का मिक्स हो। बस एक पल के लिए मेरी पेरिफेरल विजन में मैं उस चमचे का हाथ देख लेता हूँ जब वो पीछे हट रहा होता है। फिर मेरी नजर लेटन के चेहरे पर जाती है। अभी भी फेक कंसर्न लगा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया। पैनल मेरे विजन में शांत पड़ा है। करंट शॉक पॉइंट्स 9915, रिमेनिंग 85। ऑर्डिनरी कंटेम्प्ट से ये फिल नहीं होगा, लेकिन अगर आगे जो होने वाला है वो काफी ड्रामेटिक हुआ। मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ एक्सपोज नहीं करता। मैं बस ग्रुप के साथ कोर जोन की तरफ चल पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर परफेक्ट अमाउंट ऑफ नर्वसनेस और डर दिख रहा है। फुल परफॉर्मेंस मोड। शैडोज में सारा 30 मीटर दूर एक स्टील बीम पर क्राउच करके बैठी है। उसका ब्लैक टैक्टिकल कोट हवा में हल्की सी हिल रहा है। वो मिलिट्री की कोवर्ट असेसमेंट सुपरवाइजर है। जो मैंने अभी किया, वाटर ड्रॉपलेट से वुल्फ की आय पर अटैक, उसने सब कुछ क्लियरली देखा। इंटरेस्टिंग। सिर्फ 2 शब्द, यही है सारा का इंटरनल वर्डिक्ट। वो ज्यादा फोकस लेटन पर कर रही है। उसने बीस्ट ल्योर पाउडर की स्मेल पकड़ ली। मिलिट्री बैंड सब्सटेंस। अगर ये कंफर्म हो गया तो लिन फैमिली के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन वो अभी इंटरवीन नहीं करती। उसे देखना है लेटन क्या प्लान कर रहा है, और उसे ये भी देखना है कि जब मैं कॉर्नर हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। क्या मैं टूट कर मदद मांगूंगा या कुछ और। कोर जोन। फैक्ट्री के अंदर का स्पेस अचानक खुल जाता है। फ्लोर पर गहरे क्लॉ मार्क्स बने हुए हैं। ये वुल्फ्स के नहीं, हर एक मार्क आधे मीटर से भी ज्यादा वाइड है। स्टील प्लेटिंग किनारे से फटी हुई है जैसे कागज हो। चमचों के चेहरे बदल जाते हैं। यंग मास्टर लेटन, ये क्लॉ मार्क्स कम से कम टियर 2 या उससे ऊपर के है ना? लेटन फ्लोर को स्कैन करता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। सो व्हाट, मैक्सिमम कुछ स्ट्रेट टियर 2 ही होंगे, मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। जब वो ये बोलता
बोलता है, उसकी नजर कैजुअली मेरे कॉलर के पीछे जाकर रुकती है। बीस्ट क्लियर पाउडर को फुल इफेक्ट लेने में 15 मिनट लगते हैं। अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, मेरी स्मेल एक सिग्नल फ्लेयर बन जाएगी जो आसपास के सब बीस्ट्स को सीधा मेरी लोकेशन पर खींच लाएगी। और उस केओस में कौन नोटिस करेगा एक फ्रैंक नोबेली के मरने को? लेटन अपने दिमाग में मिनट्स काउंट कर रहा है। उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे और रिलैक्स्ड होती जा रही है। जो वो नहीं जानता वो ये है कि इस वक्त मेरी कैलकुलेशंस उससे कहीं ज्यादा प्रिसाइज चल रही हैं। 7 मिनट हो चुके हैं और कोई भी टीयर 2 बीस्ट अब तक नहीं आया। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ सच में कोई टीयर 2 बीस्ट नहीं है या फिर कोई और ज्यादा हाई रैंक क्रीचर पहले से यहाँ मौजूद है और टीयर 2 उसके टेरिटरी में घुसने की हिम्मत नहीं करते। मैं फ्लोर पर बने आधा मीटर वाइड क्लॉ मार्क्स को देखता हूँ, फिर ऊपर सीलिंग में बने जैगेड होल्स को। ये नेचुरल कोलैप्स नहीं है, कोई चीज बाहर से रूफ तोड़कर अंदर आई है और तब से यही है। मेरा हार्ट बीट बिल्कुल स्टेडी है, 62 बीट्स पर मिनट। फ्लोर हल्का सा वाइब्रेट करना शुरू करता है, बहुत सटल, जैसे जमीन के नीचे कोई मैसिव हार्ट धड़क रहा हो। चमचे अभी तक नोटिस नहीं कर पाए। लेटन अभी भी किसी के साथ हंस रहा है, लेकिन मुझे फील हो रहा है ये वाइब्रेशन दूर से नहीं, ये मेरे पैरों के बिल्कुल नीचे से आ रहा है। मैं रेल्स के बीच के गैप में झांकता हूँ। अंधेरे में 2 हल्की लाल रोशनी चमकती है, जैसे 2 तपते हुए लोहे के गोले। वो आंखें हैं। मैं सिर उठाता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट है। लेटन, तुम्हारा बीस्ट क्लियर पाउडर वाला ट्रिक शायद तुम्हारी प्लानिंग से थोड़ा ज्यादा खींच लाया है। लेटन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। अगले ही पल फ्लोर फट जाता है। स्टील सरफेस बीच से फटकर उड़ जाती है। कंक्रीट और रेल के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। एक बड़ा सा ग्रे बीस्ट छोटे ट्रक जितना क्रैक से फटकर बाहर आता है। उसका पूरा बॉडी आयरन क्लैड शेल प्लेटिंग से कवर्ड है। उसके पीछे और टीयर 2 आयरन क्लैड बीस्ट निकलते हैं। 1 2 3 सिर्फ 5 सेकंड में 12 आयरन क्लैड बीस्ट जमीन तोड़कर बाहर आ जाते हैं और पूरे कोर जोन को रबल बना देते हैं। हर एक का टारगेट मैं हूँ, या सही बोले तो मेरे कॉलर पर चिपका बीस्ट क्लियर पाउडर। ओह गॉड, चमचे पीछे हटते हुए गिरने लगते हैं। लेटन का चेहरा फायर लाइट में बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसने सोचा था 3 या 5 टीयर 2 बीस्ट आएंगे, बस इतना केओस कि एक बंदा क्वाइटली हटाया जा सके, लेकिन 12? ये क्वाइट रिमूवल नहीं, ये फुल डिजास्टर है। सब पीछे हटो, लेटन चिल्लाता है। वो अपना स्टाफ जमीन में घुसा देता है और एक फायरवॉल खड़ी हो जाती है जो टेम्परेरीली स्टैम्पीड को रोक लेती है। चलो, वो मुड़कर भागता है। चारों चमचे तुरंत उसके पीछे भागते हैं। कुछ 10 कदम बाद लेटन मुड़कर मुझे चिल्लाता है, रुक जाओ, मैं बैकअप लाता हूँ। एक्टिंग अच्छी है, लेकिन उसके पैर 1 सेकंड के लिए भी स्लो नहीं होते। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, उन्हें कॉरिडोर में गायब होते देखता हुआ। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक है। फायरवॉल ऑलरेडी फेड हो रही है, मैक्सिमम 5 सेकंड में खत्म। मैं भागता नहीं, मुझे चाहिए शॉक पॉइंट्स। करंट 9915, रिमेनिंग 85। मुझे ऐसा ऑडियंस चाहिए जो सच में शॉक हो सके। मेरी नजर 30 मीटर दूर स्टील बीम पर जाती है। वो हिडन एनर्जी सिग्नेचर अभी भी वहां है और आयरन क्लैड बीस्ट्स के आने के बाद उसकी पल्स नोटिसेबली फास्ट हो गई है। वो बंदा या लड़की टेंस है, डिसाइड कर रहा है इंटरवीन करें या नहीं। काफी है। मैं अपनी उंगलियां फ्लेक्स करता हूं और आसपास का टेरेन स्कैन करता हूं। रस्टेड रेल्स, हाफ टूटा पिलर्स और आधा गिरा सीलिंग। रेल्स की सरफेस पूरी तरह जंग से भरी है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो। पिलर्स शॉक वेव से ऑलरेडी अनस्टेबल है। सीलिंग का होल बीस्ट क्लस्टर के थोड़ा ऊपर लेफ्ट में है, कभी भी डेब्रिस गिर सकता है। फ्रैंक वाटर ड्रॉप स्पेक्स, मैक्स 200 ml, रेंज 2 मीटर, 200 ml पानी vs 12 आयरन क्लैड बीस्ट्स। सीधा अटैक करूं तो उन्हें खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन मैं कभी हेड ऑन लड़ने वाला था नहीं। फायरवॉल खत्म होती है, सारे 12 बीस्ट्स एक साथ चार्ज करते हैं। आयरन हूव्स जमीन तोड़ते हुए सीधा मेरी तरफ बढ़ते हैं। मैं आंखें खोलता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता। मैं राइट स्टेप लेता हूँ। मैं एक गिरे हुए स्टील क्रॉस बीम पर लैंड करता हूँ और रन करना शुरू करता हूँ। भाग नहीं रहा, फ्रेमवर्क के ऊपर से रन कर रहा हूँ, बीस्ट्स के फ्लैंक के पास वाली रेल लाइन की तरफ। मेरा रूट बिल्कुल प्रिसाइज है, जैसे सर्जरी। हर स्टेप बीस्ट्स के विजन के ब्लाइंड स्पॉट के एज पर लैंड होता है। 3 सेकंड में मैं रेल सेक्शन तक पहुंच जाता हूँ। दोनों हाथ एक साथ ऊपर आते हैं। मेरी 10 उंगलियों के टिप से एक साथ पानी की बूंदें निकलती हैं। मेरी एबिलिटी का हर लास्ट ड्रॉप इस मोमेंट में निकल रहा है। फायर नहीं, कोटिंग। बूंदें फैलकर एक पतली वाटर फिल्म बनाती हैं, एग्जैक्टली 3 रेल सेक्शंस पर जहां से बीस्ट्स को गुजरना ही पड़ेगा। एक ऑलमोस्ट इनविजिबल लेयर, लेकिन काफी है। पहला आयरन क्लैड बीस्ट का आयरन हूफ जैसे ही उस वाटर कोटेड रेल पर पड़ता है, जंग लगी स्मूथ सरफेस और पानी मिलकर फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। 3 टन का बीस्ट फुल स्पीड में ग्रिप लूज कर देता है। उसका बॉडी जोर से साइड में झटका खाता है और उसकी मोमेंटम उसे सीधा एक ऑलरेडी अनस्टेबल सपोर्ट पिलर में दे मारती। बूम! पिलर बेस से टूट जाता है और उसके ऊपर वाला सीलिंग बीम भी साथ गिरता है। टन्स ऑफ स्टील फ्रैगमेंट्स ऊपर से गिरकर सीधा सेकंड और थर्ड बीस्ट्स पर क्रैश करते हैं जो पीछे चार्ज कर रहे थे। चेन रिएक्शन। चौथा बीस्ट दूसरे वाटर फिल्म सेक्शन पर फिसलता है। 5वां और 6ठा उसके पीछे टकराकर एक पाइल बना देते हैं। बाकी बीस्ट्स अपने ही साथियों के बॉडीज से ब्लॉक हो जाते हैं। आर्मर्ड शेल्स के टकराने की गरज पूरी फैक्ट्री में गूंज उठती है। 5 सेकंड्स, सिर्फ 5 सेकंड में 12 टीयर 2 आयरनक्लैड बीस्ट्स का चार्ज डिसमेंटल हो जाता है, सिर्फ 200 ml पानी से। शैडोज में बीम पर बैठी सारा सीधी खड़ी हो जाती है। उसके हाफ जो ब्लेड पकने हुए हैं दबाव से सफेद पड़ गए हैं। उसके होंठ हल्की सी खुल जाते हैं। उसकी प्यूपल्स एक्सट्रीम श्रिंक हो जाती हैं। फ्रैंक, वाटर ड्रॉप, तुमने ये किया? ये कॉम्बैट नहीं है, ये बैटलफील्ड कंट्रोल है, वो भी स्वीप लेवल का। उस पल जो फील होता है वो माइल्ड सरप्राइज नहीं, प्योर ओवरवेलमिंग शॉक है। पैनल पर नंबर्स पागल हो जाते हैं। डिंग! एक्सट्रीम शॉक डिटेक्टेड फ्रॉम अननोन ऑब्जर्वर। शॉक पॉइंट्स +80। करंट टोटल 9995, रिमेनिंग 5। सिर्फ 5 पॉइंट्स ऑफ। तभी मुझे फुटस्टेप सुनाई देते हैं। लेटन वापस भाग रहा है। कोई कॉन्शियस
पेशेंस नहीं जगी। वो कॉरिडोर जहां वो भागा था अब गेलविंड वुल्फ्स के एक और पैक से ब्लॉक हो चुका है, जो 20 ल्योर पाउडर की स्मेल से अट्रैक्ट हुए। दोनों तरफ से फंसकर उसके पास वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेटन कोर जोन में घुसता है और सामने का सीन देखकर उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। 12 आयरन क्लैड बीस्ट एक यूजलेस रेकेज की तरह पड़े हैं और मैं उनके बीच बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, एक जंग लगा सिक्का उछालते हुए। मैं मुड़कर उसकी आंखों में देखता हूँ। मास्टर लेटन, मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। बैकअप कहाँ है तुम्हारा? उसके होंठ कांपते हैं। उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा जो वो देख रहा है। तू ये कैसे? वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि जमीन फिर से हिलती है, इस बार दूर से नहीं, सीधा हमारे नीचे से। 12 आयरन क्लैड बीस्ट्स के नीचे और गहरा अंदर से एक सफोकेटिंग क्रिम्सन एनर्जी ब्लास्ट होती है जो क्रैक से बाहर फूट पड़ती है। आखिरी बचा सीलिंग सेक्शन नीचे से एक मैसिव क्रिम्सन हाथ तोड़ देता है। डेब्री तूफान की तरह गिरती है। एक बड़ा सा ब्लैक शैडो ऊपर के होल से गिरकर जमीन पर लैंड करता है। इम्पैक्ट से सब हिल जाते हैं। 5 मीटर लंबा, पूरा बॉडी रफ डार्क रेड स्किन से कवर्ड, क्रिम्सन आंखें बिना प्यूपिल के, सिर्फ शुद्ध हिंसा। टियर 3 पीक लॉर्ड क्लास बीस्ट, ब्लड रेज एप, इस रूइन का असली रूलर। लेटन का स्टाफ उसके हाथ से गिर जाता है। वो झुककर उठाना तक भूल जाता है। ब्लड रेज एप अपना सर झुकाता है। उसकी लाल आंखें रूम स्कैन करती हैं। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है और सबसे पास वाले चमचे को पकड़ लेता है। चिल्लाने का टाइम भी नहीं। उसकी मुट्ठी बंद होती है और एक गोल्डन मिस्ट फटकर बाहर निकलती है। लेटन फाइनली चीखता है, एक टूटती हुई आवाज। मैं 15 मीटर दूर खड़ा हूँ, इस 5 मीटर के मॉन्स्टर को देखते हुए। पैनल पर नंबर्स ब्लिंक कर रहे हैं। करंट शॉक पॉइंट्स 9995, रिमेनिंग 5। मेरा हार्ट बीट अभी भी 62 बीट्स पर मिनट। मेरी उंगलियों पर सिक्का घूम रहा है। एक ब्लू लाइट फ्लिकर होती है। ब्लड रेज एप की नजर सीधा मुझ पर लॉक हो जाती है। वो किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देता। दूसरे चमचे को पकड़कर सीधा रेल्स पर पटक देता है। 2 रेल्स सीधा टूट जाती हैं। आखिरी 2 चमचे फाइनली टूट जाते हैं और भाग पड़ते हैं। ब्लड रेज एप हल्का सा सर टिल्ट करता है और लेफ्ट वाले को चूज करता है। एक स्टेप, 15 मीटर इंस्टेंटली कवर। उसका हाथ नीचे गिरता है। जमीन 2 मीटर गहरा क्रेटर बनाकर फट जाती है। फिर वो मुड़ता है। उसकी क्रिम्सन आंखें लेटन पर टिक जाती हैं। नहीं, मेरे पास मत आ। लेटन के दांत कांप रहे हैं। उसके स्टाफ की फ्लेम्स उसके हाथ से ज्यादा हिल रही हैं। उसे पता है भागना बेकार है। मैं लिन फैमिली का एयर हूँ। लेटन चीखता है। वो अपना स्टाफ ऊपर उठाता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डाल देता है। एक 2 मीटर वाइड आग का ब्लास्ट सीधा ब्लड रेज एप के चेस्ट पर जाता है। ले ये। धुएं के हटने के बाद ब्लड रेज एप बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा है। उसके डार्क रेड स्किन का रंग तक नहीं बदला। वो अपने चेस्ट को देखता है, फिर लेटन को। उसका एक्सप्रेशन कह रहा है बस इतना ही। लेटन की प्यूपल्स सिकुड़ जाती हैं। ब्लड रेज एप अपना पैर उठाता है और नीचे मारता है। स्टाफ टूट जाता है। लेटन का राइट हैंड उसके साथ जमीन में दब जाता है। मेरा हाथ। लेटन चीखता है। उसका पूरा बॉडी हिल रहा है। गरम लिक्विड उसकी पैंट में फैल रहा है। हवा में एक तीखी बदबू फैल जाती है। ब्लड रेज एप दूसरा हाथ उठाता है और उसके सर पर मारने वाला होता है। तभी एक आइस ब्लू लाइट 30 मीटर दूर स्टील बीम से फटकर निकलती है। सारा अपनी हाइडिंग स्पॉट से जंप करती है। उसका ब्लैक कोट हवा में फैलता है। दोनों हाथों में विरो ब्लेड्स पकड़कर वो सीधा ब्लड रेज एप की स्पाइन पर फुल फोर्स से अटैक करती है। एस रैंक एबिलिटी फ्रॉस्ट क्लीव। ब्लेड्स लगते ही उसकी बैक पर फ्रॉस्ट जमता है, फिर रुक जाता है। सारा को एक टेरिफाइंग रीबाउंड फील होता है। उसके हाथों में तेज दर्द शूट करता है। गोल्डन एनर्जी ब्लेड से टपकने लगती है। 2 एस रैंक विरो ब्लेड्स फुल फोर्स में, और रिजल्ट सिर्फ एक हल्की सी सफेद लाइन जो मुश्किल से दिखती है। टियर 3 पीक लॉर्ड के लिए कुछ भी नहीं। ब्लड रेज एप अपना सर घुमाता है। एक हाथ साइडवेज स्विंग करता है। सारा ब्लेड्स क्रॉस करके ब्लॉक करती है। धड़ से आवाज आती है। उसका बॉडी हवा में उड़कर 30 मीटर दूर फर्नेस रैकेज में जा टकराता है। आयरन वॉल उसके बॉडी के शेप में डेंट हो जाती है। वो नीचे गिरती है, दोनों घुटनों पर। ब्लेड्स जमीन में घुसी हुई हैं, जिनसे वो मुश्किल से खड़ी है। उसके मुंह के कोने से गोल्डन ब्लड बह रहा है। एक मिलिट्री एस रैंक एलीट एक ही स्ट्राइक में क्रिटिकल। डेस्पिरेशन सबके दिल में पिघले हुए लोहे की तरह भर जाती है। ब्लड रेज ए फिर से अपने ओरिजिनल टारगेट की तरफ मुड़ता है। मैं अभी भी 15 मीटर दूर वहीं खड़ा हूँ जैसे पहले था, आयरन वॉल के पास। सिक्का मेरी उंगलियों पर घूम रहा है। हार्ट बीट 62। पैनल पर नंबर्स शांत चमक रहे हैं। 9995, रिमेनिंग 5। मैं सर उठाता हूँ। मेरी नजर एप को क्रॉस करके सारा पर जाती है। उसकी आइस ब्लू आंखों में एक इमोशन है जो मैं पहचानता हूँ। फियर नहीं, डिफाइंस। वो हेल्पलेस डिस्पेयर, जब सब कुछ देकर भी कुछ चेंज नहीं होता। रन। सारा मुश्किल से एक शब्द बोल पाती है। ब्लड रेज एप ऑलरेडी मेरी तरफ एक स्टेप ले चुका है। मैं सिक्का पॉकेट में डाल देता हूँ। अपने यूनिफॉर्म से धूल झाड़ता हूँ। आसान। मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हर आवाज को कट करते हुए क्लियर सुनाई देती है। मैं आयरन वॉल के पीछे से बाहर आता हूँ और सीधा ब्लड रेज एप की तरफ चल पड़ता हूँ। सारा की प्यूपल्स वाइड हो जाती हैं। एक एफ रैंक सीधा टियर 3 पीक लॉर्ड की तरफ चल रहा है। उस पल उसकी सारी ट्रेनिंग, सारे इंस्टिंक्ट्स, हर बैटलफील्ड का लेसन, कुछ भी इस सीन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसका दिल एक बीट स्किप करता है, फिर जोर से धड़कता है। पैनल का लास्ट नंबर टिक करता है। डिंग। सारा की एक्सट्रीम डिस्पेयर डिटेक्ट हुई। शॉक पॉइंट्स +50। करंट टोटल 10,045। एक्टिवेशन कंडीशन कंप्लीट। सब्लिमेशन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया। पेल ब्लू पैनल मेरी आंखों के सामने फट पड़ता है। हर जगह गोल्डन लाइट, और जैसे ही वो गोल्डन लाइट फैलती है, मेरी पूरी विजन उसमें डूब जाती है। सब्लिमेशन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया। होस्ट की करंट एबिलिटी फ्रैंक वाटर ड्रॉप। अवेलेबल सब्लिमेशंस 1। कंज्यूम 1000 शॉक पॉइंट्स टू सबलाइम फ्रैंक वाटर ड्रॉप। मैं एक सेकंड भी नहीं सोचता, सबलाइम। जैसे ही थॉट आता है, पैनल पर लिखा फ्रैंक वाटर ड्रॉप वायलेंटली शेक करने लगता है। पुराना टेक्स्ट टूट कर बिखर जाता है। नया टेक्स्ट असेंबल होता है। सब्लिमेशन सक्सेसफुल।
Congratulations, होस्ट ने ऑब्टेन किया है वन ऑफ अ काइंड बियॉन्ड एस रैंक एबिलिटी रैथ ऑफ द सी गॉड। एबिलिटी डिस्क्रिप्शन, सब पानी का जन्म स्रोत, सी गॉड की अथॉरिटी का विल्डर, पानी क्रिएशन का पहला एलिमेंट है, अटैक, डिफेंड और ट्रांसफॉर्म सब कुछ कर सकता है, नो रेंज लिमिट, नो पावर सीलिंग, करंट शॉक पॉइंट्स बैलेंस 9045, गोल्डन लाइट धीरे धीरे फेड होती है, मैं फिर से रियल वर्ल्ड देख सकता हूँ, हाफ सेकंड भी पास नहीं हुआ। ब्लड रेज एप मेरा सेकंड स्टेप लेने वाला है, उसका मैसिव पैर रेल्स पर पड़ता है और 2 रेल्स को स्क्रैप बना देता है, उसका हाथ ऑलरेडी मेरे ऊपर गिरने वाला है, शैडो मुझे पूरी तरह कवर कर लेता है, मैं भागता नहीं, मैं सिर उठाकर देखता हूँ। ब्लड रेज एप मेरी आंखों का चेंज क्लियरली देख लेता है, मेरी ब्लैक प्यूपल्स सेंटर से डीप ब्लू में कन्वर्ट हो रही हैं, समुंदर का रंग। मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज काम है, जैसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे पानी यूज नहीं करते। मैं अपनी राइट इंडेक्स और मिडिल फिंगर से स्नैप करता हूँ, एक छोटी सी आवाज, फिर पूरी दुनिया साइलेंट हो जाती है। प्योर 100 मीटर के अंदर हर साउंड गायब, हर जगह सिर्फ मॉइस्चर बचता है। स्टील मिल के अंदर जितना भी पानी है, रस्ट के पोर्स में, फ्लोर के क्रैक्स में, हवा में तैरता हुआ, सब एक ही कमांड फॉलो करता है, वो सब मूव करते हैं, हर डायरेक्शन से कन्वर्ज करते हुए। मेरे पैरों के नीचे ग्राउंड से ब्लू पैटर्न्स निकलते हैं, रिंग्स के फॉर्म में, जैसे पानी की लहरें, कोई एंशिएंट फॉर्मेशन। ब्लड रेज एप का हाथ मेरे सर से 2 मीटर ऊपर है और सीधा नीचे आता है, और उसी इंस्टेंट एक 10 मीटर वाइड वाटर ब्लू पिलर ब्लास्ट होता है मेरे नीचे से सीधा आसमान तक। कोई वार्निंग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं। पिलर के अंदर समुद्री पानी इनसेन स्पीड से घूम रहा है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल साउंड स्पीड से भी फास्ट रोटेट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्रिएट होती है वो किसी भी चीज को इंस्टेंट डिसइंटीग्रेट कर देती है। ब्लड रेज एप का हाथ पिलर से टकराता है और तुरंत रुक जाता है, फुल स्पीड से 0 पर। अ हाई स्पीड वाटर उसकी पाम पर एक शैलो कट बना देता है, गोल्डन ब्लड निकलना शुरू होता है। पहली बार ब्लड रेज एप की आंखों में कंफ्यूजन दिखता है, एक छोटा सा इंसान पानी से उसे चोट पहुंचा रहा है। एप अपना हाथ घुमाकर पिलर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिलर तुरंत वापस बन जाता है। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो इंस्टेंटली रिफॉर्म हो जाता है। डन। मेरी आवाज पिलर के बीट से निकलती है, बिल्कुल काम। अब मेरी बारी। मैं अपना राइट हैंड उठाता हूँ, उंगलियां हल्का सा स्प्रेड, आसमान का रंग बदल जाता है। 3 सेकंड में पेल ग्रे स्काई डीप ब्लू स्टॉर्म क्लाउड से भर जाता है। क्लाउड स्पिन करते हैं और एक मैसिव वॉर्टेक्स बनाते हैं। अब सीलिंग के होल से रोशनी नहीं, पानी गिर रहा है। एक बड़ा सा वेव ऊपर से डिसेंड करता है, मिड एयर में शेप चेंज करता है, एक जायंट पानी का हाथ बन जाता है, वो सीधा नीचे गिरता है और ब्लड रेज एप के गले को पकड़ लेता है। 5 मीटर का मॉन्स्टर एक पानी के हाथ में लॉक हो जाता है, वो दोनों हाथों से तोड़ने की कोशिश करता है, हर बार गैप बनाता है, लेकिन हर गैप 0.1 सेकंड में फिल हो जाता है। पानी का कोई वीकनेस नहीं, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी ब्लू आंखें उस ट्रैप एप को देख रही हैं। पैनल के नंबर्स फिर से क्रेजी हो जाते हैं। डिंग, सैरा की ओवरवेलमिंग शॉक डिटेक्ट हुई, शॉक पॉइंट्स +200। डिंग, लेटन की एक्सट्रीम टेरर और कॉग्निटिव कोलैप्स डिटेक्ट हुई, शॉक पॉइंट्स +150। डिंग, अननोन लैकी का मेंटल ब्रेकडाउन डिटेक्ट हुआ, शॉक पॉइंट्स +80। डिंग, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का कलेक्टिव शॉक जो रिमोट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के पीछे हैं डिटेक्ट हुआ, शॉक पॉइंट्स +500। करंट शॉक पॉइंट्स बैलेंस 9975। नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। मैं ब्लड रेज एप को देखता हूं और वेट करता हूं कि वो खुद थक जाए। उसकी स्ट्रगल की फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है, हार मान रहा है इसलिए नहीं, बल्कि वाटर हैंड का ग्रिप और टाइट होता जा रहा है। अभी भी उसकी लाइफ फोर्स खत्म नहीं हुई। टियर 3 पीक लॉर्ड की लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा स्टबन होती है, जो मैंने पहले कभी डील नहीं की। टेक योर टाइम, मैं धीरे से बोलता हूँ। मेरी टोन बिल्कुल कैजुअल है, जैसे कोई केटल के उबलने का वेट कर रहा हो। ब्लड रेज एप हार नहीं मानता, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक क्रिम्सन एनर्जी ब्लास्ट करता है, डार्क एनर्जी शॉकवेव। वो ब्लास्ट सीधा वाटर हैंड पर लगता है, पानी 3 मीटर का होल बनाकर फट जाता है, लेकिन वो होल 1 सेकंड के 5वें हिस्सा से भी कम टाइम में वापस फिल हो जाता है। मैं हल्का सा सर टिल्ट करता हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे ही उसने वो डार्क एनर्जी रिलीज की, उसके नेक की डार्क रेड स्किन डीप रेड से पेल रेड हो गई। वो अपनी कोर एसेंस जला रहा है फाइट करने के लिए। बस मैं अपनी कैजुअल एक्सप्रेशन हटा देता हूँ, इससे ज्यादा लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। हर एक्स्ट्रा सेकंड का मतलब है सैरा की इंजरीज और खराब हो रही हैं। डिसॉल्व, सिर्फ एक शब्द और वाटर हैंड तुरंत रिएक्ट करता है। टाइटन या स्क्वीज नहीं, स्प्लिट। 1 सेकंड में वो हाथ टूटकर हजारों पतली वाटर स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है, हर एक उंगली जितनी पतली, लेकिन इतनी फास्ट स्पिन कर रही हैं कि आंख ट्रैक नहीं कर सकती। हाई प्रेशर वाटर ब्लेड्स, 10,000 से ज्यादा स्ट्रीम्स एक साथ अटैक करती हैं। ब्लड रेज एप के डार्क रेड बॉडी को हर एंगल से रैप कर लेती हैं, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। जो आर्मर ग्रेड डिफेंस सैरा की एस रैंक फ्रॉस्ट क्लीव सिर्फ एक व्हाइट मार्क छोड़ पाई थी, उस पर पहले पास में 3 मिलीमीटर कट लगता है, दूसरे पास में 7 मिलीमीटर, तीसरे पास तक सीधा मसल लेयर तक पहुंच जाता है। ब्लड रेज एप अब असली चीख निकालता है, रियल स्क्रीम। वो पूरी स्ट्रेंथ से स्ट्रगल करता है, लेकिन वाटर स्ट्रीम्स सॉलिड नहीं है, उन्हें पंच करने से कुछ नहीं होता। मुट्ठी उनके अंदर से निकल जाती है और वो तुरंत वापस क्लोज होकर कटिंग कंटिन्यू करती है। 3 सेकंड। ब्लड रेज एप का राइट आर्म शोल्डर से अलग हो जाता है, किसी एक ब्लेड से नहीं, बल्कि 10,000 वाटर स्ट्रीम्स के सर्जिकल प्रिसीजन से। उसकी चीख का टोन बदल जाता है, अब सिर्फ मौत का डर रह गया है। 5 सेकंड्स। वाटर
स्ट्रीम्स अपना फाइनल पास कंप्लीट कर लेती हैं। मैं अपना राइट हैंड धीरे से बंद करता हूँ और उसी इंस्टेंट सब स्ट्रीम्स एक साथ वापस खिंच जाती हैं, फिर एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर फैल जाती हैं। गोल्डन लाइट की बारिश हर जगह गिरती है। टियर 3 पीक लॉर्ड ब्लड रेज एप काउंटलेस लाइट पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाता है। वो गोल्डन रेन मेरे बॉडी से 10 सेंटीमीटर दूर आंख बनाकर निकल जाती है और पीछे गिरती है। मेरा व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ है, चमक रहा है। कोर जोन अब सच में शांत हो चुका है। एक डार्क रेड क्रिस्टल फिस्ट साइज हवा से गिरता है, 2 बार फ्लोर पर बाउंस करता है और मेरे पैरों के पास रुक जाता है। लॉर्ड कोर। मैं झुककर उसे उठाता हूँ और अपनी पॉकेट में डाल देता हूँ, उसी जगह जहाँ मेरा रस्टेड कॉइन है। मैं खड़ा होता हूँ और लेटन की तरफ मुड़ता हूँ। वो जमीन पर गिरा हुआ है, उसके राइट हैंड में अभी भी स्टाफ के ब्रोकन पीसेस घुसे हुए हैं। उसकी आंखें खुली हैं, प्यूपिल्स बिल्कुल छोटी। मैं उसके पास जाकर बैठता हूँ। मेरे यूनिफॉर्म पर धूल का एक दाना नहीं, चेहरे पर पसीना तक नहीं। मैं उसकी आंखों में देखकर बोलता हूँ, लेटन। उसके दांत और जोर से टकरा रहे हैं, उसका मुंह हिल रहा है, लेकिन आवाज सिर्फ टूटती हुई निकल रही है। नाइस बीस्ट पाउडर। मैं बिल्कुल कैजुअल टोन में बोलता हूँ। नेक्स्ट टाइम अपने लिए एंटीडोट भी ले आना अगर भाग ना पाओ तो। लेटन फाइनली एक पूरा सेंटेंस बोल पाता है, हेल्यूसिनेशन। उसकी आवाज पतली और तेज है। ये पक्का हेल्यूसिनेशन है। टू फ्रैंक वाटर ड्रॉप। ये कैसे पॉसिबल है? वो अपना लेफ्ट हाथ उठाता है और जोर से अपने गाल पर थप्पड़ मारता है। तेज आवाज खुले एरिया में गूंजती है। सपना नहीं है, एक और थप्पड़। इम्पॉसिबल। लिन फैमिली की इंटेलिजेंस का क्या ही कहना। फ्रैंक वीकलिंग। मैं उसे 2 सेकंड तक देखता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। खुद को मारना बंद कर, तेरा चेहरा सूज जाएगा। इतना कहकर मैं लेटन को देखना बंद करता हूँ और सैरा की तरफ चल पड़ता हूँ। पैनल पर शॉक पॉइंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं। डिंग। लेटन का पूरा बिलीफ सिस्टम टूट चुका है। शॉक पॉइंट्स प्लस 300। सैरा अभी भी वही पोजीशन में है, एक घुटना जमीन पर, दोनों वीरो ब्लेड्स जमीन में घुसे हुए। उसका सिर्फ सपोर्ट है। उसकी सांसें छोटी और हल्की है, लेकिन उसकी आंखें तेज हैं। बर्फ जैसी नीली आंखें मुझे आते हुए देख रही हैं और उनके पीछे इतनी चीजें हैं कि गिन नहीं सकते। शॉक, कंफ्यूजन, कैलकुलेशन। तेरी एबिलिटी फ्रैंक नहीं है, वो पहले बोलती। उसकी आवाज खुरदुरी है पर बिल्कुल सही। मैं उससे 3 कदम दूर रुकता हूँ। ये 10 मिनट पहले था। सैरा चुप हो जाती है। उसके पास 100 सवाल है, पर उसकी ट्रेनिंग कहती है कि ये इंटेरोगेशन का टाइम नहीं है। तू इस एबिलिटी को कितनी देर तक मेंटेन कर सकता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है। मेरी एबिलिटी रिजर्व्स उस फाइट में लगभग 30% यूज हो गई, काफी है। सैरा सर हिलाती है, फिर वो डिसीजन लेती है। वो अपने कोट के इनर पॉकेट से कॉम्पैक्ट कम्युनिकेटर निकालती है। वो रेड बटन दबाती है, मिलिट्री इमरजेंसी चैनल। ये सैरा है, ID सियरा 017। उसकी आवाज तुरंत सोल्जर जैसी हो जाती है। एवन और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, अबैंडन स्टील मिल, असेसमेंट जोन, रैंक या उससे ऊपर, इमरजेंसी चल रही है। टियर 3 पीक लॉर्ड क्लास ब्लड रेज एप एलिमिनेट हो चुका है। मैं इंजर्ड हूँ, साइड पर स्टूडेंट कैजुअलिटीज है, तुरंत सपोर्ट चाहिए। 3 सेकंड की खामोशी दूसरी तरफ से, फिर एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज आती है, कंट्रोल में और टाइट। टियर 3 पीक लॉर्ड एलिमिनेट हो गया सैरा? कंफर्म। क्या तुमने उसे मारा? सैरा मेरी तरफ देखती है। मैं जमीन पर बैठा हूँ, पॉकेट से एक पुराना सिक्का निकालकर उंगलियों के बीच घुमाता हूँ। कोर जोन गोल्डन लाइट के बाद पूरा तबाह हो चुका है और मैं उसके बीच में बिल्कुल साफ और बोर एक्सप्रेशन के साथ बैठा हूँ। वो मैं नहीं था, सैरा कहती है। तो कौन? जिसने किया वो एक स्टूडेंट है जो कॉम्बैट असेसमेंट दे रहा है। सैरा उसे काट देती है। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी है। रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक अवेकनिंग F। 5 सेकंड की खामोशी दूसरी तरफ, फिर एक तेज आवाज, चाय का कप टूटने की आवाज। एवनोर के ईस्टर्न मिलिट्री सब स्टेशन के 3 फ्लोर नीचे मॉनिटरिंग सेंटर की दीवारों में 24 हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स लगी हुई हैं। स्क्रीन 7 अबैंडन स्टील मिल जोन को कवर करती है। अभी 11 लोग उस स्क्रीन के सामने खड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ा ऑफिसर जनरल ग्रे भी है। 62 साल का पतला सा आदमी, प्लेन ग्रे यूनिफॉर्म में, बिना किसी रैंक इंसिग्निया के। उसके लेफ्ट हाथ में आधा मिनट पहले एक टी कप था, अब टूटे चुके पोर्सिलेन के टुकड़े फ्लोर पर बिखरे पड़े हैं। सबकी नजर स्क्रीन 7 पर टिकी हुई है। स्क्रीन पर फुटेज रिप्ले में चल रही है। ब्लड रेज एप के आने से लेकर हवा में से पानी का हाथ बनने तक, पानी के स्ट्रीम्स का अटैक और गोल्डन लाइट की बारिश तक, हर फ्रेम स्लो करके 3 बार चलाया गया। स्क्रीन के राइट साइड पर एनर्जी डिटेक्शन डेटा पैनल उस मोमेंट पर जब ब्लड रेज एप एलिमिनेट हुआ था, रेड एक्सक्लेमेशन मार्क से भर गया। पीक रीडिंग्स चार्ट के बाहर निकल गई। टेक्निकल टीम का हेड हल्का सा स्टन लगता है। हमने टाइप 7 एनर्जी डिटेक्टर्स डिप्लॉय किए थे, जिनका मैक्सिमम रेंज S रैंक तक होता है। आज वो मैक्स नहीं हुए, ओवरफ्लो हो गए। पीक रीडिंग S के अपर लिमिट से कम 40% ज्यादा। मॉनिटरिंग सेंटर में कोई नहीं बोलता। जनरल ग्रे स्क्रीन पर व्हाइट यूनिफॉर्म वाले लड़के को घूरता रहता है। रिप्ले उस मोमेंट पर पॉज है जब बैटल खत्म होती है। मैं गोल्डन लाइट से भरे कोर के सेंटर में बैठा हूँ, हाथ में सिक्का घुमाता हुआ। मेरी यूनिफॉर्म पर धूल का एक कण भी नहीं। उसकी फाइल निकालो, जनरल ग्रे कहता है। 30 सेकंड बाद मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मेन स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होते हैं। नेम KL, एज 17, अवेकनिंग रैंक F, एबिलिटी वाटर ड्रॉप, नोट्स नन। बिल्कुल इम्पॉसिबल क्लीन। फ्रैंक वाटर ड्रॉप। जनरल ग्रे की आंखें फाइल से हटकर दोबारा रिप्ले फुटेज पर चली जाती हैं। स्क्रीन पर पानी का हाथ आसमान से नीचे उतरता है। सच कहूं तो उस इमेज में कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने फ्रेस्को की खूबसूरती। SSS रैंक से भी आगे। रीड अपना डेटा एक बार और कंफर्म करता है। जनरल, मेरे नॉलेज के हिसाब से पूरी फेडरेशन में अभी सिर्फ 3 रजिस्टर्ड SSS रैंक अवेकनेस है। S रैंक से आगे के लिए थ्योरेटिकल लिटरेचर में एक टर्म है मिथिक रैंक, लेकिन वो कॉन्सेप्ट 20 साल से सिर्फ एकेडमिक पेपर्स में था, अब नहीं। जनरल ग्रे झुककर फ्लोर से अपने टी कप का एक टुकड़ा उठाता है। इस फुटेज को हाईएस्ट लेवल पर इनक्रिप्ट करो। अब से यहाँ मौजूद हर इंसान, आज तुमने जो भी देखा वो हाईएस्ट मिलिट्री लेवल पर क्लासिफाइड है। किसी अनऑथराइज्ड आदमी को बताया तो मिलिट्री
ट्राइब्यूनल। 10 लोग एक साथ जवाब देते हैं। जनरल ग्रे सीधा खड़ा होता है। कम्युनिकेशंस, मुझे सारा के चैनल से कनेक्ट करो। सारा, वो स्टूडेंट अभी कहाँ है? मेरे बिल्कुल पास। एक छोटा सा पॉज। वो आयरन क्लैड बीस्ट को पलट रहा है। जनरल ग्रे ब्लिंक करता है। पलट रहा है? जो उसने वाटर फिल्म से गिरा दिए थे वो सब एक पाइल में पड़ गए थे। कुछ अपनी पीठ के बल अटके हुए हैं और खुद से सीधे नहीं हो पा रहे। वो उन्हें पलटने में हेल्प कर रहा है। सारा की आवाज में कुछ अजीब है, ना सार्काज्म बल्कि एक ऐसी अजीब सी सच्ची हैरानी जो वो समझ नहीं पा रही। जनरल ग्रे और कुछ नहीं पूछता। सारा, तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? 3 रिब्स बुरी तरह डैमेज, लेफ्ट लंग ब्रूज्ड, लेकिन अभी भी टिक रही हूँ। सपोर्ट और मेडिकल ऑलरेडी रास्ते में है, 6 मिनट दूर। ध्यान से सुनो। जनरल ग्रे 2 सेकंड लेता है अपने वर्ड्स चूज करने में। सपोर्ट आने से पहले उस स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन मत लेना जो थ्रेटनिंग लगे। कोई इंटरोगेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, समझा? एक और बात, असेसमेंट के दौरान लेटन ने जो बीस्ट लियोर पाउडर यूज किया, क्या तुमने देखा? मैंने सब देखा। अच्छा, एविडेंस प्रिजर्व कर। चैनल क्लोज। जनरल ग्रे मॉनिटरिंग रूम के बीच खड़ा स्क्रीन 7 पर फ्रोजन फिगर को देखता रहता है। एक स्टाफ ऑफिसर धीरे से पूछता है, जनरल, इस स्टूडेंट के साथ क्या करें? क्या करें? ये शब्द सुनकर जनरल ग्रे की भौहें सिकुड़ जाती हैं। 17 साल का एक लड़का जिसे वैनगार्ड बेट यूनिट ने कैनन फॉडर की तरह आगे धकेल दिया, जिसके कपड़ों पर उसके क्लासमेट ने 20 लेयर पाउडर लगा दिया ताकि केओस में उसे खत्म कर सके, और उन सब सर्कमस्टेंसेस में उसने अपनी हिडन एबिलिटी पावर अनलीश की, और तुम मुझसे सिक्योरिटी रिस्क रेटिंग की बात कर रहे हो? स्टाफ ऑफिसर चुप हो जाता है। जनरल ग्रे खुद कम्युनिकेशंस कंसोल तक जाता है और हैंडसेट उठाता है। मुझे एवन और अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से कनेक्ट करो, फिर फेडरेशन मिलिट्री कमांड से, और लास्ट में 3rd एकेडमी के प्रिंसिपल को लाओ। वो रुकता है, वही जिसने उस स्टूडेंट को वैनगार्ड बेट यूनिट में डाला। उसकी आवाज शांत है, लेकिन मॉनिटरिंग रूम का टेम्परेचर 2 डिग्री गिर जाता है। वापस अबैंडन स्टील मिल के कोर जोन में। हाँ, मैं सच में आयरन क्लैड बीस्ट को पलटने में हेल्प कर रहा हूँ। 12 टियर 2 आयरन क्लैड बीस्ट मेरे सामने इतने शांत है कि सारा को लग रहा है वो हेलुसिनेट कर रही है। मैं पानी के स्ट्रीम से सबसे ऊपर वाले बीस्ट को कमर से उठाकर धीरे से पलट देता हूँ ताकि उसके चारों पैर जमीन पर आ जाए। बीस्ट लैंड करता है, खुद को झटकता है और मेरा हाथ नजल करता है। नजल मत कर, तो मेरी वाटर ड्रॉप एबिलिटी से भी ज्यादा थूक निकाल रहा है। बीस्ट फिर से नजल करता है। मैं उसका सर दूर धकेल देता हूँ। कोर जोन की हवा कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, फिर दोबारा चलती है और बची हुई एनर्जी रिपल्स को हर डायरेक्शन में धकेल देती है। मैं लॉर्ड कोर को उंगलियों के बीच पकड़कर 2 बार घुमाता हूँ, फिर उसे पॉकेट में डाल देता हूँ। मेरी नजर पूरे रूइन पर घूमती है। 3 लैकीप्री बॉडीज अलग अलग जगह पड़ी हैं, सब ठंडी हो चुकी हैं। जो एक अभी जिंदा है वो डेक्स है। वो फर्नेस के पीछे गुच्छा बनकर कांप रहा है जैसे उसे शॉक लगा हो। फिर लेटन है जो एक टूटे पिलर के सहारे खड़ा है। उसका दिमाग लगभग टूट चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है। मैं आराम से उसकी तरफ चलता हूँ। मेरे जूतों के नीचे कंकड़ की आवाज गूंजती है और हर छोटी आवाज खोखली फैक्ट्री में दूर तक सुनाई देती है। 2 मीटर से थोड़ा कम डिस्टेंस पर मैं झुककर बैठता हूँ। इस डिस्टेंस पर गोल्डन लिक्विड की गंदी स्मेल, यूरिन और पसीने की बदबू सीधा हिट करती है, पर मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। लेटन के दांत कांपने लगते हैं। मैं धीरे से बोलता हूँ, सवाल पूछूंगा, जवाब देना। मेरी आवाज बिल्कुल शांत पानी जैसी है। सही जवाब दिया तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। ये लफ्ज उसके टूटे हुए दिमाग में गिरते हैं और उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुरंत पकड़ लेता है। हाँ, जो पूछोगे बताऊंगा। बीस्ट लियोर पाउडर का आइडिया किसका था? मेरे सेकंड अंकल का। 1 सेकंड की भी देर नहीं करता। वो लिन फैमिली के सेकंड ब्रांच से है। उसने ही मुझे बोला असेसमेंट का यूज करके तुम्हें हटा दो। रीजन था वो कॉइन। लेटन एक पल के लिए मेरी पॉकेट की तरफ देखता है, फिर जल्दी से नजर हटा लेता है जैसे जल गया। वो कहता है सेकंड अंकल बोला था कि कॉइन में ऐसी एनर्जी सिग्नेचर है जो उसने कभी नहीं देखी, और इसका वैल्यू एक A रैंक सीक्रेट रियल्म के टोटल आउटपुट से भी ज्यादा है। मैं अपने पॉकेट के अंदर कॉइन की रस्टी सरफेस को उंगलियों से रब करता हूँ। एक A रैंक सीक्रेट रियल्म 15 बिलियन से स्टार्ट होता है। ऑब्वियस है वो लालच में आ गया। और कौन जानता है? सिर्फ मैं और वो। उसने बोला फैमिली काउंसिल के थ्रू नहीं जाना और ओल्ड पेट्रियार्क को बिल्कुल नहीं बताना, खुद के लिए रखना। हाँ, मुझे जो चाहिए था सब मिल गया। लेटन मेरी शक्ल को घूरता है, कोई साइन ढूंढता हुआ कि उसके जवाब उसे जिंदा रहने के लिए काफी थे या नहीं। उसे लगता है मिल गया। मेरे होठों का कोना हल्का सा हिलता है और एक्सप्रेशन थोड़ा जेंटल लगता है। काइल, मैंने सब बता दिया। उसकी आवाज टूट रही है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सेकंड अंकल से डील करने में हेल्प करूंगा। मैं तुम्हें लिन फैमिली के रिसोर्सेज दिला सकता हूँ। मैं अपना राइट हैंड उठाता हूँ, पर इस बार कोई पानी नहीं बनता। 5 उंगलियां खुली हुई उसके सर पर हल्की सी टिक जाती, बिल्कुल बिना वेट के। मैं धीरे से बोलता हूँ, मुझे तुम्हारी हर बात याद है, काफी यूजफुल थी, थैंक यू। लेटन एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। थैंक यू बोलते ही उसका दिमाग हिल जाता है, पर वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही सब खत्म हो जाता है। मेरी राइट इंडेक्स फिंगर उसके कान के पीछे वाली स्किन पर प्रेस करती है, जो इंसान के सर का सबसे वल्नरेबल पॉइंट होता है। एक बहुत पतला पानी का धागा बनता है, सिर्फ 0.08 mm डायमीटर का, जो इंसानी बाल से भी पतला है। वो सीधा अंदर घुसकर वाइटल पॉइंट को हिट करता है। लेटन की आंखें वहीं जम जाती है जहां उसका लास्ट कंफ्यूज्ड फोकस था। उसका मुंह आधा खुला रह जाता है और उसका बॉडी हिलता भी नहीं। पिलर और रेल उसे सीधा खड़ा रखती हैं, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। पूरा प्रोसेस आधे सेकंड से भी कम में खत्म हो जाता है। मैं हाथ वापस खींच लेता हूँ और अंगूठे के एक छोटे से फ्लिक से मेरी फिंगर टिप की बूंद नीचे रबल की दरार में गिर जाती है। अब आता है क्लीन अप। मैं झुककर एक नकल साइज डार्क रेड एनर्जी रेजिड्यू का टुकड़ा उठाता हूँ और उसे लेटन के राइट टेम्पल के ऊपर वूंड में दबा देता हूँ। ये वूंड तब बना था जब ब्लड रेज एब जमीन से फटकर निकला था और एनर्जी फ्रैगमेंट उसमें घुसा हुआ था। मैं उसका एंगल सेट करता हूँ, बाहर की तरफ 20 डिग्री ऊपर और अंदर की तरफ नीचे। परफेक्ट
मैच बन जाता है हाई स्पीड डेब्री के बैलिस्टिक प्रोफाइल से जो एक्सप्लोजन शॉक वेव से आता है। कॉज ऑफ डेथ क्लियर, बैलिस्टिक्स कंसिस्टेंट, फिजिकल एविडेंस सफिशिएंट, एक्सेप्टेबल। मैं फर्नेस के पीछे जाता हूँ जहाँ डेक्स बिल्कुल गुच्छा बनकर बैठा है, हाथ सिर पर और हर मसल टाइट। मैं धीरे से बोलता हूँ, हे। वो जोर से कांप जाता है और उसकी ब्लड शॉट आंख हाथों के बीच से मुझे देखती है। मैं उसके सामने झुककर बोलता हूँ, जब मिलिट्री पूछे तो सच बोलना। असेसमेंट के दौरान तुम लोगों का सामना एक टियर 3 बीस से हुआ। ऑफिसर सारा और तुम्हारी टीम ने मिलकर उससे कुछ देर तक रोका और मैं एक कोने में छुपा रहा और कुछ नहीं किया। डेक्स हर लाइन को अपने दिमाग में 2 बार रिपीट करता है। मैं फिर लेटन की तरफ थोड़ी हिलाकर बोलता हूँ, उसके बारे में कहना कि लड़ाई के दौरान उसके सिर पर ब्लड रेज एप का एनर्जी फ्रैगमेंट लगा था और तुमने अपनी आंखों से देखा। डेक्स मुझे 3 सेकंड तक घूरता है, फिर इतनी तेजी से सर हिलाता है कि उसकी गर्दन स्ट्रेन हो जाती है। मैं खड़ा होते हुए बोलता हूँ, ज्यादा मत कर, अभी तेरी कंडीशन में लफ्ज अटकना नॉर्मल है। ज्यादा स्मूथ बोलेगा तो शक होगा। डेक्स धीरे धीरे सर हिलाना कम करता है। डिंग। डेक्स का एक्सट्रीम फियर और सबमिशन डिटेक्ट हुआ। शॉक पॉइंट्स +35। हर छोटा पॉइंट काम का है। मैं मुड़कर सारा की तरफ देखता हूँ। वो फर्नेस के रैकेज के सहारे लगी है, अपना कोट निकालकर फोल्ड करके पीछे कुशन बना लिया है। मैं पास के टूटे इक्विपमेंट में से एक रिलेटिवली क्लीन स्टील प्लेट निकालकर उसे एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म की तरह सेट करता हूँ। फिर हवा से पानी खींचता हूँ, बिल्कुल प्योर पानी, हर इम्प्योरिटी क्लीन फिल्टर। मैं उसे अपनी पाम के ऊपर होल्ड करके सारा की तरफ बढ़ाता हूँ। पी लो। सारा उस फ्लोटिंग पानी के गोले को देखती है, एक पल के लिए हेजिटेट करती है, फिर झुक के सिप लेती है। जैसे ही वो पानी अंदर जाता है, एक ठंडी फीलिंग उसके गले से लंग्स तक फैल जाती है और उसकी डैमेज्ड रिब्स का शार्प पेन लगभग 30% कम हो जाता है। सारा हल्का सा ऊपर देखती है। इस पानी में हीलिंग इफेक्ट है। मैं कंधे उचकाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, अभी अभी ये एबिलिटी मिली है, डिस्क्रिप्शन भी पूरा नहीं पढ़ा। सारा 3 सेकंड तक मेरा चेहरा देखती रहती है। एक 17 साल का यंग फेस जो भी बचपना पूरा छोड़ा नहीं, पर बिल्कुल साफ व्हाइट यूनिफॉर्म जैसा क्लीन लग रहा है। इतना अनरियल कि अजीब लगता है। तुम्हारा नाम केएल है, वो कहती है। सवाल नहीं, स्टेटमेंट। हाँ, वो मूव जो तुमने पहले किया, वुल्फ की आंख में ड्रॉपलेट डाला, तुमने जानबूझकर किया ताकि मैं देखूं। मैं मना नहीं करता। क्यों? मुझे किसी का सरप्राइज होना जरूरी था। जवाब छोटा है पर इतना काफी है कि सारा कुछ सेकंड चुप रहे। दूर से हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज आती है। 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स नॉर्थ ईस्ट से लो हाइट पर एंटर करते हैं। सर्च लाइट्स ब्रोकन स्टील मिल की दीवारों पर घूम रही हैं। कैबिन डोर्स खुलते हैं। ब्लैक टैक्टिकल गियर में स्पेशल फोर्सेस रोप से नीचे उतरते हैं। मेडिकल टीम सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचती है। 2 मेडिक सारा के पास दौड़ कर आते हैं और एक स्मूथ मोशन में फर्स्ट एड किट खोल देते हैं। दूसरी टीम लेटन की तरफ भागती है। अब वो खुद को थप्पड़ नहीं मार रहा, बल्कि रेल के पास गुच्छा बनकर बैठा है, आंखें फोकस में नहीं। मेडिक उसका इंजर्ड हाथ चेक करता है, फिर टॉर्च से प्यूपल्स देखता है और टीम लीडर को सिग्नल देता है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, प्रायोरिटी इवैक्यूएशन। जो एक लैकी जिंदा है उसे फर्नेस के पीछे से खींचकर निकाला जाता है। वो इतनी देर श्रिम्प जैसा कर्ल रहा कि उसके चारों लिम्स स्टिफ हो गए। बाकी 3 लैकी की बॉडीज ब्लैक बैग्स में सील होती हैं। ऑन साइड कमांडर एक कर्नल है। वो पूरे कोर जोन का सर्वे करता है। जमीन पर पड़े एनर्जी फ्रैगमेंट्स और 2 मीटर के क्रेटर को देखकर उसका एक्सप्रेशन बार बार बदलता है। फिर वो मेरी तरफ आता है। मैं स्टील प्लेट पर बैठा हूँ, उंगलियों में कॉइन घुमाता हुआ, और पता नहीं कब 12 आयरन क्लैड बीस्ट्स खुद ही सेमी सर्कल बनाकर मेरे अराउंड खड़े हो गए, जैसे गार्ड कर रहे हो, ना कि घेर रहे हो। कर्नल 3 मीटर दूर रुकता है और एक ही मूवमेंट में सब 12 आयरन क्लैड बीस्ट्स अपना सर उसकी तरफ घुमा देते हैं। 24 छोटी रेड आंखें उस पर लॉक हो जाती हैं। कर्नल हल्का सा गल्प करता है। काइल, वो फ्रेंडली लगने की कोशिश करते हुए बोलता है। मैं कर्नल कॉलिन हूँ, ईस्टर्न मिलिट्री सब स्टेशन से। जनरल ग्रे ने मुझे तुम्हें ले जाने भेजा है। मेरे हाथ में घूमता कॉइन रुक जाता है। मुझे कहाँ ले जाना है? सब स्टेशन, वो जल्दी से ऐड करता है। इंटेरोगेशन नहीं, जनरल ग्रे का इन्विटेशन है। वो तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं। मैं उसे 2 सेकंड तक देखता हूँ। क्या बीस्ट्स को भी ले जा सकते हैं? कर्नल कॉलिन 12 आयरन क्लैड बीस्ट्स को देखता है, फिर हेलीकॉप्टर के कैबिन का साइज इमेजिन करता है। मुझे चेक करना पड़ेगा। पैनल पर नंबर चुपचाप बढ़ता है। डिंग। कर्नल कॉलिन का हल्का एब्सर्ड फील्ड डिटेक्ट हुआ। शॉक पॉइंट्स +50। मैं कॉइन पॉकेट में डालकर खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, बैक हल से लगा हुआ, और एक्टिंग शुरू होती है। मैं अपनी एबिलिटी का हर ट्रेस सप्रेस करता हूँ। ब्रीदिंग को 20 साइकिल्स पर मिनट पर लाता हूँ। शोल्डर्स थोड़े अंदर खींचता हूँ। राइट इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट हैंड के बैक पर रिदम टैप करता हूँ। एक ऐसा F रैंक स्टूडेंट जिसका एबिलिटी डर की वजह से कंट्रोल से बाहर चला है। कर्नल कॉलिन जो मेरे सामने बैठा है मेरी स्टेट नोटिस करता है, पर वो बात शुरू नहीं करता। 14 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ईस्टर्न मिलिट्री सबस्टेशन के लैंडिंग पैड पर लैंड करता है। मैं केबिन डोर फ्रेम पकड़ के बाहर निकलता हूँ। मेरे स्टेप्स थोड़े अनस्टेबल हैं, पर ज्यादा ओवर नहीं। कोई ऑलरेडी पैड पर वेट कर रहा है। एक फीमेल ऑफिसर खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल मिया के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। वो मुझे जनरल ग्रे से मिलने ले जाती है। डेस्टिनेशन इंटेरोगेशन रूम नहीं, बल्कि एक नॉर्मल टी रूम है। जनरल ग्रे टेबल के दूसरे एंड पर बैठा है। वो मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा लीन और एजेड और सिंपल लग रहा है। ग्रे यूनिफॉर्म, बिना रैंक इंसिग्निया के। बैठो। वो मेरे सामने वाली चेयर की तरफ पॉइंट करता है। मैं बैठ जाता हूँ। वो मुझे 1 कप चाय डालकर स्लाइड करता है। मैं उसे उठाता हूँ और हल्का सा सिप लेता हूँ। मेरे होम टाउन की अच्छी चाय। जनरल ग्रे अपना कप पकड़कर स्टीम के पार से मुझे लगभग 10 सेकंड्स तक चुपचाप देखता रहता है। काफी डरा दिया था ना? वो हल्की टोन में बोलता है। मैं कप रखते वक्त जानबूझकर हाथ हल्का सा कांपता हूँ। थोड़ा। मैं धीरे से बोलता हूँ। टियर 3 लॉर्ड था। इवन S रैंक भी उसे रोक नहीं पाए। मैं जिंदा बच गया, ये मेरी किस्मत। मुझे सारा से पता चला तुमने लाइफ और डेथ के
के मोमेंट पर एक पावरफुल एबिलिटी यूज की। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ। मैं आवाज धीमी रखते हुए बोलता हूँ। जब ब्लड रेज एप मुझ पर आया, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। फिर मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट कर खुल गया। उसके बाद मुझे कुछ क्लियरली याद नहीं। एक अच्छा झूठ हमेशा थोड़ी सच्चाई रखता है। क्या तुम अभी भी वो एबिलिटी यूज कर सकते हो? मैं अपने हाथों की तरफ देखता हूँ। कुछ नहीं, गायब। मेरी आवाज में सही अमाउंट का कंफ्यूजन और लॉस है। जनरल ग्रे 3 सेकंड्स तक मेरे हाथ देखता है, फिर चाय पीता है। टेंशन मत लो, एबिलिटी सर्च के बाद डोमिनेंट पीरियड नॉर्मल होता है। मैं सर हिला देता हूँ। हम दोनों जानते हैं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर कोई बोलता नहीं। उसकी तीसरी कप के बीच डोर पर 2 नॉक होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मिया अंदर आती है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ऑफ है। वो जनरल ग्रे के पास जाकर धीमी आवाज में कुछ बोलती है। जनरल ग्रे का हाथ बीच में रुक जाता है। कंफर्म्ड, कंफर्म्ड। मेडिकल टीम ने हेलीकॉप्टर के सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फाइंड किया। प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहता है डेथ मिलिट्री अराइवल से पहले हुई। कोर में बीस्ट एनर्जी शार्ड्स का डीप पेनिट्रेशन मिला। मिलिट्री अराइवल से पहले। जनरल ग्रे रिपीट करता है, मतलब बैटल के दौरान। हाँ, जनरल ग्रे ने पूरा बैटल फुटेज देखा है। उसे याद आता है जब डीमन एप डिस्ट्रॉय हुआ तो एनर्जी शार्ड्स हर डायरेक्शन में फैल गए थे। वो गोल्डन लाइट की बारिश जो पूरे कोर जोन को कवर कर रही थी। एक शार्ड का कियोस के बीच लेटन के क्रिटिकल हेड रीजन में घुस जाना स्टेटिस्टिकली पॉसिबल है। फैमिली को नोटिफाई करो। जनरल ग्रे बोलता है, इसे कॉम्बैट कैजुअलिटी ट्रीट करो। यस सर। लेफ्टिनेंट कर्नल मिया मुड़कर चली जाती है। डोर बंद हो जाता है। टी रूम में फिर सिर्फ हम 2 लोग रह जाते हैं। जनरल ग्रे मेरी तरफ देखता है। मैं दोनों हाथों से कप पकड़े बैठा हूँ। हाथ हल्का कांप रहे हैं। नजर नीचे चाय पर टिकी हुई है। एक ऐसे इंसान का लुक जो अभी भी शॉक में है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। जनरल ग्रे कुछ नहीं पूछता। वो मेरा कप दोबारा भर देता है। 20 मिनट बाद मुझे मेडिकल बे ले जाया जाता है। टी रूम से निकलकर मैं कॉर्नर घूमता हूँ और सैरा से टकरा जाता हूँ। वो क्लीन मिलिट्री पेशेंट गाउन में है। उसके चेस्ट और बैक पर थिक स्टेबलाइजिंग बैंडेजेस बंधे हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है, पर उसकी आईज ब्लू आंखें अभी भी शार्प है। सर, आपकी एबिलिटी वापस आ गई क्या? कौन सी एबिलिटी? मैं ब्लिंक करता हूँ। सर, मैं बस एक एफ रैंक स्प्लैश यूजर हूँ। जो पहले हुआ शायद स्ट्रेस रिस्पॉन्स था। डर ने उसे बाहर निकाल दिया। अभी मैं अपनी उंगलियों से एक बूंद भी नहीं निकाल सकता। सैरा मेरे चेहरे के हर मसल को ऑब्जर्व करती है। ये एक यंग फेस है। एक्सप्रेशन इनोसेंट और कंफ्यूज्ड है और हल्का सा डरा हुआ भी। बहुत कन्विंसिंग। अगर उसने खुद मुझे एक रैंक 3 ओवरलॉर्ड को सप्रेस करते हुए ना देखा होता तो शायद वो मान लेती। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वो शब्द अपने दिमाग में घुमाती है। एफ रैंक स्प्लैश, तो डर के चलते तुमने स्टॉर्म क्लाउड समन कर दिया और डर के चलते तुमने पीक रैंक 3 ओवरलॉर्ड को हजारों हाई प्रेशर वाटर लाइन से लाइट पार्टिकल्स में तोड़ दिया। सारा मुझे घूरती है। मैं भी उसकी तरफ देखता हूँ। ये स्टेयर डाउन 5 सेकंड्स तक चलता है। ठीक है, सारा पहले बोलती है, फिलहाल मैं तुम्हारी स्टोरी मान लेती हूँ। वो अपनी पेशेंट गाउन की पॉकेट में हाथ डालती है और एक कार्ड निकालकर आगे बढ़ाती है। गोल्डन ट्रिम्ड एजेस, फ्रंट पर 8 पॉइंटेड स्टार का एम्बलम, जैंगजो कलीजिएट लीग का निशान। जैंगजो कलीजिएट लीग नेक्स्ट वेडनेसडे ओपन हो रही है। सारा की आवाज फिर से मिलिट्री प्रिसीजन में आ जाती है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पास। इससे तुम एकेडमी क्वालिफायर स्किप करके इंडिपेंडेंट के रूप में एंटर कर सकते हो। मैं कार्ड लेता हूँ और पॉकेट में रख लेता हूँ। थैंक यू सारा। सारा मुड़ती है और चल देती है। 3 कदम, फिर रुक जाती। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। लेटन मर चुका है। उसकी आवाज सीधी है। अभी टी रूम में जनरल ग्रे को बोलते सुना। मेरा जवाब बिल्कुल सही पेस पर आता है। इतना अचानक क्या? बर्बादी। सारा 2 सेकंड के लिए खड़ी रहती है, फिर आगे बढ़ जाती है। मैं दीवार से टेक लगाता हूँ और कार्ड पॉकेट से वापस निकालता हूँ। मैं उसे फ्लोरेसेंट लाइट के नीचे उठाता हूँ। कलीजिएट लीग, एक ऐसा स्टेज जहाँ ज्यादा लोग, ज्यादा रिसोर्सेज और AW पैनल के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स। पैनल मेरी विजन के अपर राइट में धीरे से ग्लो करता है। करंट ऑफ बैलेंस 13,740 पॉइंट्स। नंबर अभी भी बढ़ रहा है। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ लोग मेरी कहानी आपस में शेयर कर रहे हैं। हर नया इंसान जो ये स्टोरी सुनता है थोड़े थोड़े पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है। लिन एस्टेट, जांगहो के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स। कोर्टयार्ड के बीच में रखी 300 साल पुरानी रोजवुड टेबल अब 2 टुकड़ों में टूट चुकी है। लॉर्ड लिन अपना राइट पाम वापस खींचता है। लकड़ी के छोटे टुकड़े अभी भी हवा में घूम रहे हैं। वो अपने अर्ली 60s में है। सिल्वर हेयर बिल्कुल इमैक्युलेट। एक स्ट्राइक ने 3 इंच थिक रोजवुड स्लैब को सीधा बीच से काट दिया। उसकी नजर उसके सामने पड़ी ऑफिशियल मिलिट्री रिपोर्ट पर टिक जाती है। सफेद कागज पर काली स्याही। सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट, तुम्हारा बेटा मर चुका। डेथ का कॉज, कॉम्बैट के दौरान एक रैंक 3 ओवरलॉर्ड क्लास बीस्ट के एनर्जी शार्ड से वाइटल एरिया पर स्ट्राइक, स्पॉट पर ही डेथ। सीन फोटोज अटैच्ड। एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर मिलिट्री फर्स्ट क्लास असेसर का सिग्नेचर है। लॉर्ड लिन की नजर काइल नाम पर 5 सेकंड टिकती है। फ्रैंक एबिलिटी, स्प्लैश असेसमेंट के दौरान एबिलिटी स्ट्रेस सर्ज हुआ। टेम्परेरीली रैंक से ऊपर की पावर रिलीज हुई और बीस्ट को रिपेल करने में मदद की। सेकंड ब्रदर, हॉल के लेफ्ट साइड के शैडोज से एक मिडिल एज्ड आदमी आधा कदम आगे बढ़ता है। लियोन लिन, फैमिली के शैडो ऑपरेशंस का हेड। वो प्लान तुम्हारा था। लॉर्ड लिन इसे सवाल की तरह नहीं बोलता। लियोन का गला हिलता है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। मिलिट्री रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिसने लॉर्ड लिन को सस्पिशियस बना दिया। वो लेटर जो उसने लेटन को पढ़ने के बाद जलाने को बोला था। लेटन ने सच में जलाया या नहीं उसे नहीं पता क्योंकि लियोन गायब हो चुका है। एल्डर ब्रदर लियोन अपनी सांस कंट्रोल करता है। लेटन मेरा भतीजा था। मैं सबसे ज्यादा बस करो। लॉर्ड लिन उसकी तरफ नहीं देखता। उसकी नजर हॉल के राइट साइड के डोर फ्रेम पर शिफ्ट होती है। उस डोर फ्रेम से टेक लगाए एक यंग आदमी खड़ा है, 22 साल का।
था, सफेद कपड़ों, कमर पर 3 फुट की तलवार लटकी हुई। केडन लिन, फैमिली की जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस, एस रैंक एबिलिटी, प्लैटिनम ब्लेड ऑरा, मिड टियर रैंक 3। फादर, टाइमिंग बिल्कुल सही है। मिलिट्री की लेटन की डेथ की रिपोर्ट इंटरनली कंसिस्टेंट है, लेकिन बात वो नहीं है। केडन अपनी तलवार कमर से निकालकर सीधा अपने सामने पकड़ता है। बात उसकी है जो बचा है, काइल फ्रैंक, डिकॉय स्क्वाड, जो सबसे पहले मरना चाहिए था, लेकिन उसके बैच का हर कॉम्बैट मेंबर मर चुका है और वो हेलीकॉप्टर में बिल्कुल ठीक वापस आता है। वो हल्का सा सर झुकाता है। इंटरेस्टिंग, चाहे तुम कैसे भी देखो। लॉर्ड लिन टूटी चुकी टेबल के पार अपने बड़े बेटे को देखते हुए कुर्सी पर पीछे टिकता है। तुम कह रहे हो नेक्स्ट वेडनेसडे कलीजिएट लीग? केडन तलवार पर हाथ मारता है। जैंगजॉ का हर अवेकनेस स्टूडेंट उस पूल में होगा। अगर कायल एंटर करता है तो तुम रूल्स के अंदर स्टेज पर अपने भाई के लिए कुछ सवाल पूछ सकते हो। लॉर्ड लिन सेंटेंस कंप्लीट करता है। केडेंस हल्की सी मुस्कान देता है। क्या पूछोगे? एक एफ रैंक उस स्टेज पर चढ़ता है और मैं उसे एक मूव में खत्म कर देता हूँ। सवाल पूछने का टाइम नहीं मिलता। फिर एक मूव। लॉर्ड लिन की टोन फिर से शांत हो जाती है। वो एक उंगली उठाता है। मुझे वो कॉइन ला कर दो। पास खड़ा लियोन सख्त हो जाता है। लॉर्ड लिन उसकी तरफ देखता है। सेकंड ब्रदर, क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे कुछ पता नहीं था जो तुम और लेटन बंद दरवाजों के पीछे कर रहे थे? लियोन की पीठ पसीने से भीग चुकी है। तुम उसे खुद के लिए रखना चाहते थे। लियोन को भी घसीट लिया गया। काम फेल हो गया और एक जान चली गई। ये मामला यहीं खत्म होता है। लॉर्ड लिन टूटी हुई टेबल के नीचे से रिपोर्ट निकालता है। कॉइन को प्रॉपर तरीके से केडन को दे दो। अपनी शैडो यूनिट वापस बुला लो। लियोन कुछ नहीं बोलता। केडन तलवार वापस कमर पर लटका देता है। वो हॉल से निकलकर कॉरिडोर से गुजरता हुआ पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता है। रात की हवा वैली से आकर उसके सफेद रोब को हिलाती है। वो रुकता है और अपनी तलवार की तरफ देखता है। एक एफ रैंक कमजोर आदमी, एबिलिटी स्ट्रेस सर्ज। ये कहानी आम लोगों पर चल जाती है, लेकिन उस पर सपोज्ड सर्ज के बाद भी इतना शार्प कि मिलिट्री के सवालों का जवाब दे सके, टेस्टिंग में कोऑपरेट करे और इवेंट्स को बिल्कुल कोहेरेंट सीक्वेंस में बताए। इतनी क्लैरिटी सर्ज जैसी नहीं लगती, ये एक परफॉर्मेंस लगती है। वो तलवार 3 इंच निकालता है और वापस ढकेल देता है। तेज मेटालिक रिंग रात की हवा में दूर तक गूंजती है। लीग में मिलते हैं। उसकी आवाज हवा से भी ठंडी है। मंडे में वापस जैंगजो फर्स्ट एकेडमी आता हूँ। स्कूल में अब 2 चीजें हैं जो मेरे जाने से पहले नहीं थी। गेट पर फ्यूनरल रीट्स और मेरे बारे में रूमर्स। सुना, क्या कायल ने असेसमेंट में रैंक 3 बीस्ट को हरा दिया? कोई चांस नहीं। वो एफ रैंक स्प्लैश है। वो क्या यूज करके हरा सकता है? लेकिन वो बचा रहा। 4 में से 3 बी रैंक कॉम्बैट मेंबर्स नहीं बचे और एक एफ रैंक बिल्कुल ठीक बचकर आ गया। शायद लकी। मैं फील्ड क्रॉस करता हूँ और ये सब सुनता रहता हूँ। पैनल मेरे लिए नंबर्स मार्क करता है। हर आदमी जो रूमर फैलाता है 1 से 3 ए पॉइंट्स देता है। मच्छरों का झुंड। मैं इग्नोर करता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जाता हूँ। 3री फ्लोर पर जाकर ऑफिस का दरवाजा खोलता हूँ। अंदर मीटिंग चल रही है। रूम के आखिरी हिस्से में बड़े डेस्क के पीछे डायरेक्टर हार्वी बैठा है, जैंगो फर्स्ट एकेडमी का प्रिंसिपल। मैं 2 कदम आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे पास वाले डेस्क पर रख देता हूँ। प्रिंसिपल प्लीज कॉलेजिएट लीग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर स्टैम्प कर दीजिए। डायरेक्टर हार्वी अपनी कुर्सी से उठता है। खड़े होते ही उसकी प्रेजेंस काफी हैवी हो जाती है। रैंक 3 अवेकनर का फिजिक एक नेचुरल प्रेशर लाता है जो आम लोग इंस्टिंक्टिवली महसूस करते हैं। वो आगे आता है, फॉर्म उठाता है और ऊपर से नीचे तक पढ़ता है। एफ रैंक स्प्लैश डिकॉय स्क्वाड। वो फॉर्म वापस डेस्क पर रखता है, डस्टबिन के ऊपर पोजीशन करके। कायल, क्या तुम समझते हो कि कॉलेजिएट लीग इस स्कूल के लिए क्या मतलब रखता है? डिकॉय स्क्वाड का एक एफ रैंक एंटर करे, हार जाए और हमें एम्बैरस करे, इंजर्ड हो जाए तो और बुरा। कौन तुम्हारे मेडिकल कॉस्ट्स कवर करेगा? उसकी बात लॉजिकल है, लेकिन मैं उसे कंप्लीट नहीं करने देता। मैं अपनी यूनिफॉर्म के इनर पॉकेट से सैरा का दिया हुआ कार्ड निकालता हूँ। गोल्ड ट्रिम्ड 8 पॉइंटेड स्टार एम्ब्लेम, मेजर सैरा का पर्सनल रिकमेंडेशन पास। इससे मैं एकेडमी क्वालिफायर्स बाईपास करके इंडिपेंडेंट के रूप में compete कर सकता हूँ। स्टैम्प टेक्निकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन स्कूल के थ्रू जाना एकेडमी की रेपुटेशन के लिए बेटर लगता है। डायरेक्टर हार्वी हाथ बढ़ाकर कार्ड लेता है। जैसे ही उसकी उंगली कार्ड को टच करती है, उसकी छोटी आंखें आधा मिलीमीटर ज्यादा खुल जाती हैं। एक एस रैंक वुमेन का एक एफ रैंक स्टूडेंट को पर्सनल रिकमेंडेशन देना, चाहे जैसे भी देखो, इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे वो प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो एक टिपिकल डायरेक्टर हार्वी डिसीजन लेता है। वो कार्ड मुझे वापस देता है और फॉर्म उठाता है। ड्रॉर से ऑफिशियल स्टैंप निकालता है। थंक, स्टैंप हो गया, मैं फॉर्म सबमिट कर दूंगा। डायरेक्टर हार्वी का चेहरा एक परफेक्टली कैलिब्रेटेड स्माइल में सेट हो जाता है। कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। काफी जल्दी पलटी मारी। मैं कार्ड पॉकेट में रखता हूँ, सिर हिलाकर कहता हूँ थैंक यू प्रिंसिपल। फिर मैं निकल जाता हूँ। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो जाता है। बाहर हॉलवे में पैनल फ्लिकर करता है। डिंग डिटेक्टेड। डायरेक्टर हार्वी की मोशन, ह्यूमिलिएटिंग कैपिचुलेशन, ऑल पॉइंट्स +45। डिंग डिटेक्टेड। ऑफिस में मौजूद 6 लोगों की मिक्स्ड इमोशंस। टोटल सब पॉइंट्स ऐड होके 30 आए। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही एंट्रेंस पर मेरी किसी से टक्कर होती है। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन पैनल जानता है। 12 मीटर पर अटेक्शन ट्रिगर होता है। टारगेट केडन, एबिलिटी रैंक एस, इमोशनल स्टेट काम, स्क्रूटनी 0। सीढ़ियों के नीचे एक यंग आदमी खड़ा है, व्हाइट शर्ट में, कमर पर तलवार लटकी हुई। केडन। हमारी आंखें एक पल के लिए मिलती हैं। केडन की नजर मेरे चेहरे से मेरे हाथ में रजिस्ट्रेशन रिसीट पर जाती है, फिर वापस। वो धीरे से बोलता है, इतनी जोर नहीं, बस उतनी कि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर हो जाए। काइल, जल्दी एलिमिनेट मत हो जाना। फिर वो चला जाता है, लंबे कदम। मैं उसकी पीठ देखता हूँ। पैनल बिल्कुल चुप है अभी। केडन की इमोशन काम, स्क्रूटनी 0, ना कोई कंटेम्प्ट, ना कोई गुस्सा, 0 कंट्रीब्यूशन। एक असली पावर हाउस को एक चींटी देखकर कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सिर्फ तब नोटिस करता है जब उस पर पैर रखने वाला होता है। मैं रिसीट फोल्ड करके अपनी
ऑलरेडी भरी हुई पॉकेट में डाल देता हूँ। मुझे इस आदमी को कुछ फील करवाना है और वो भी मीनिंगफुल। 11 PM जांगजोज सैल्वेज यार्ड। मैं एक पतली वाटर लाइन लॉक मैकेनिज्म में डालता हूँ और उसे खोल देता हूँ। जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसे रिफाइन होने की जरूरत नहीं, वेपन होने की भी जरूरत नहीं। सिस्टम का ट्रांसम्यूटेशन फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को फंडामेंटल लेवल पर इवॉल्व कर क्वालिटी डिपेंड करेगी इन्वेस्ट किए गए पॉइंट्स और टारगेट की बेस पोटेंशियल पर। मेटल सेक्शन के सबसे कोने में मेरा हाथ एक ठंडी मेटल रॉड पर पड़ता है। 1.6 मीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर डायमीटर, सॉलिड। मैं उसे बाहर खींचता हूँ। शाफ्ट काफी कोरोडेड है, एक एंड थ्रेडेड है और दूसरा एंड एक फ्लैट शवल जैसा वेल्डेड है। ड्रेन क्लियरिंग रॉड। मैं उसे हाथ में तौलता हूँ, लगभग 3 किलोग्राम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की तरफ 3 इंच पर। मैं उसे एक बार स्विंग करता हूँ। फील बुरा नहीं है। मैं रॉड को कंधे पर रखकर और चीजें देखने लगता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप सेक्शन से मैं डिस्कस साइज का अलॉय डिस्क निकालता हूँ। कंस्ट्रक्शन डेब्री से एक मुट्ठी जितना काला पत्थर उठाता हूँ। मैं तीनों को जमीन पर लाइन में रख देता हूँ। मैं झुकता हूँ, ड्रेन रॉड को हॉरिजॉन्टल अपने सामने रखता हूँ। पहले इसी को ट्राई करते हैं। कंफर्म ट्रांसमिटेशन। टारगेट ड्रेन क्लियरिंग रॉड। बेस पोटेंशियल रेटिंग D। लो बेस पोटेंशियल का मतलब सेम इन्वेस्टमेंट पर आउटपुट सीलिंग भी लो होगी। लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा वेपन चाहिए जो C रैंक अवेकनर इक्विपमेंट के रूप में रजिस्टर हो तो कोई सस्पिशन ना हो। ज्यादा इंप्रेसिव चीज अटेंशन खींचती है। बैलेंस ही सेफ है। 2000 पॉइंट्स इन्वेस्ट करता हूँ। पैनल के नंबर्स शिफ्ट होने लगते हैं। चेंज रॉड के दोनों एंड से शुरू होता है। रस्ट बाहर नहीं झड़ता बल्कि अंदर सीप करता है, एब्जॉर्ब होता है, टूटकर दोबारा बन रहा है किसी अनसीन फोर्स से। शाफ्ट के गड्ढे भर जाते हैं। कलर रस्ट रेड से बदलकर ठंडा डार्क ब्लू ब्लैक हो जाता है। 3 सेकंड्स। जमीन पर एक 1.6 मीटर ब्लू ब्लैक मेटल रॉड पड़ी है। क्लीन मैट फिनिश। एक एंड की थ्रेडिंग गायब, दूसरे एंड का शवल हेड 3 prong स्ट्रक्चर में बदल गया। ट्रांसमिटेशन कंप्लीट। आइटम नेम टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट। ग्रेड C+। मटेरियल अबिसिल आयरनाइट। प्योरिटी 91%। ट्रेट 1 वाटर एफिनिटी। वाटर टाइप एबिलिटी कंजम्पशन 15% कम। ट्रेड 2 अनयील्डिंग। हार्डनेस सेम ग्रेड वेपन से 200% ज्यादा। स्टैंडर्ड B रैंक वेपन्स इसे डैमेज नहीं कर सकते। एक C+ ग्रेड वेपन जिसमें B- रैंक डिफेंसिव हार्डनेस है। इसका मतलब लीग में B- या इवन A- रैंक ओपोनेंट्स के सामने उनके स्ट्राइक्स मेरे वेपन पर कोई असर नहीं करेंगे। रीजनेबल, सिंपल, एक हिडन एज। मैं टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट उठाता हूँ और 2 बार स्विंग करता हूँ। हवा को काटने की आवाज एक लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के साथ आती है, जैसे पानी किसी चीज को कट कर रहा हो। मैं सिस्टम के अपग्रेडेबल स्किल लिस्ट चेक करता हूँ। पैनल ऑप्शंस दिखाता है। 1 स्प्लैश फ्रैंक। ट्रांसमिटेशन कॉस्ट 500 पॉइंट्स। 2 ओशंस रैथ हाइड्रो स्लैश। ट्रांसमिटेशन कॉस्ट 8000 पॉइंट्स। 3 ओशंस रैथ स्टॉर्म कॉल। ट्रांसमिटेशन कॉस्ट 10,000 पॉइंट्स। 4 ओशंस रैथ टाइड टेमिंग। ट्रांसमिटेशन कॉस्ट 6000 पॉइंट्स। एक S+ सब स्किल को ट्रांसम्यूट करना आइटम से कई गुना महंगा होता है। मेरे पास अब 10,210 बैलेंस है, जो एक प्राइमरी स्किल हाइड्रो स्लैश के लिए इनफ है। ये मेरा सबसे लीथल सिंगल टारगेट अटैक है। डीमन एप इसी मूव से डस्ट बन गया था। ट्रांसम्यूट हाइड्रो स्लैश। कॉस्ट 8000। इस बार चेंज बाहर नहीं अंदर हो रहा है। अवेकनिंग कोर सर्च करता है, एनर्जी सर्किट खुद को रीअरेंज करता है। प्रोसेस लगभग 7 सेकंड्स चलता है, फिर सब सेटल हो जाता है। ट्रांसम्यूटेशन कंप्लीट। स्किल ओशंस रैथ हाइड्रो स्लैश। अपग्रेड होकर ओशंस रैथ ब्लेड रिकॉल रैंक S+ बन गई। वाटरलाइन कैपेसिटी 50,000 हो गई। मैक्सिमम प्रेशर 12,000 एटमॉस्फेयर्स। नया ट्रेड रिकॉल। वाटरलाइंस कट कंप्लीट करने के बाद डिसिपेट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली यूजर के पास वापस आती हैं। एक डिफेंसिव लेयर बना देती हैं। ऑफेंस और डिफेंस एक साथ। एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। सेम आउटपुट पे एनर्जी कंजम्पशन 40% कम हो गया। मतलब जो बॉडी पहले 2 मिनट फुल आउटपुट चला सकती थी, अब 3 मिनट 20 सेकंड तक चल सकती है। और रिकॉल ग्रेड का मतलब है हर स्ट्राइक जो मैं लैंड करता हूँ, मेरे अराउंड एक और शील्ड लेयर ऐड होती है। फाइट जितनी लंबी चलेगी, मेरी डिफेंस उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। मैं टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को जमीन में गाड़ देता हूँ। मेटल रैक के अगेंस्ट लीन करके अपनी पाम देखता हूँ। बैलेंस 4210। ज्यादा नहीं बचा, मुझे केयरफुली स्पेंड करना पड़ेगा। लीग नेक्स्ट वेंसडे ओपन हो रही है। वेंसडे जांगजो अरीना। मैं कॉम्पिटिटर एंट्रेंस से अंदर जाता हूँ। गेट पर सैरा का कार्ड स्कैन करता हूँ। गेट जैसे ही कार्ड रीड करता है, पास खड़ा स्टाफ मुझे दोबारा देखने लगता है। कले रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक F। रिकमेंडेशन कार्ड अभी स्कैन हुआ। इशूड बाय सैरा। स्टाफ सिस्टम में कुछ टाइप करता है। रिजल्ट देख के उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है। प्लीज प्रोसीड। मैं कॉम्पिटिटर वेटिंग एरिया के होल्डिंग रूम C17 में चला जाता हूँ। कैनवस बैग से टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट निकाल के वॉल के अगेंस्ट रख देता हूँ। ट्राइडेंट का ब्लू ब्लैक शाफ्ट लाइट में सिंपल लग रहा है। करंट बैलेंस 4580। लास्ट 5 दिन में 300 का इंक्रीज। मॉस्किटो स्वॉर्म इफेक्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन ग्रोथ स्लो हो रही है। मुझे नया स्टिमुलस चाहिए। ओपनिंग सेरेमनी 1 बजे स्टार्ट होती है। जब मैं टनल से बाहर आता हूँ, जायंट स्क्रीन पर कॉम्पिटिटर प्रोफाइल्स चल रही होती हैं। जब स्क्रीन पर मेरा प्रोफाइल आता है, क्राउड की चेयरिंग में क्लियर गैप आ जाता है। कॉम्पिटिटर 121 कले जांगजू फर्स्ट एकेडमी। रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक F। एबिलिटी स्प्लैश। 28,000 लोगों में से कम 25,000 लोग उस F को देख लेते हैं। वेस्ट सेक्शन में एक गंजा आदमी जोर से खड़ा होकर चिल्लाता है, फ्रैंक! एक फ्रैंक को स्टेज पे अलाउ कर दिया, ये किसने प्लांट किया? उसकी बात से पूरा एरिया भड़क उठता है। क्या मिस्टेक हो गई है? फ्रैंक का मतलब बस पानी थूक सकता है ना? रिग्ड है, बिल्कुल रिग्ड। मेरे
मेरे विजन पैनल पर पॉइंट्स रैपिडली ऐड होने लगते हैं, +3, +2, +5। 10 सेकंड में 20 से ज्यादा एंट्रीज। इंडिविजुअल छोटे हैं लेकिन टोटल काफी बड़ा। मैं हेड डाउन करके कंपेटिटर फॉर्मेशन में अपनी जगह ले लेता हूँ। एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता लेकिन पैनल का बैलेंस 4580 से बढ़कर 4917 हो जाता है। 300 प्लस पॉइंट्स सिर्फ 1 मिनट में। ओपनिंग सेरेमनी खत्म होती है, ड्रॉ स्टार्ट होता है। जायंट स्क्रीन पर कंपेटिटर नंबर्स स्क्रॉल होने लगते हैं। ग्रुप 37, कंपेटिटर ए 121 कले F रैंक स्प्लैश, कंपेटिटर बी 78 बोल्ट B रैंक आयरन स्किन रीइंफोर्समेंट। क्राउड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइड हंसता है, फ्री विन है, दूसरी साइड गुस्सा होती है। कमिटी ये रैंडम ड्रॉ है, F रैंक वर्सेस B रैंक। VIT सेक्शन में केडन स्क्रीन देख रहा होता है। वो अपनी स्कैबर्ड पर 2 बार टैप करता है। बोल्ट्स वो अपने एड से कहता है। एड सिर्फ नॉड करता है। स्पोर्ट्स एकेडमी वाले सीधे लोग होते हैं, रिस्ट्रेंट नहीं होता। केडन पूछता है मैं किस ग्रुप में हूँ? ग्रुप 51। ओपोनेंट क्लाउड पीक एकेडमी का C रैंक है। केडन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर स्क्रीन से हटकर कंपेटिटर फॉर्मेशन में खड़े ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म वाले फिगर पर टिक जाती है। अगर बोल्ट जीता तो नेक्स्ट राउंड में मेरा सामना उससे होगा। एड एलिमिनेशन ब्रैकेट खोलता है। ग्रुप 37 और 51 राउंड 2 में मिलते हैं। केडन हल्का सा सिर हिलाकर एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये नहीं बताता कि अगर बोल्ट हार गया तो क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोगों की तरह वो भी उस पॉसिबिलिटी को सीरियसली नहीं लेता। F रैंक वर्सेस B रैंक, यहाँ इफ का कोई मतलब ही नहीं है। प्रिलिमिनरी राउंड्स ऑर्डर में चलते हैं। मैं ग्रुप 37 में हूँ। मेरे से पहले 36 मैचेस हैं, लगभग 2.5 घंटे। मैं कॉम्पिटिटर रेस्ट एरिया में एक चेयर ढूंढता हूँ। टाइट क्रेस्ट ट्राइडेंट को अपने नीज पर रखकर आंखें बंद कर लेता हूँ। क्राउड की चेयर्स वेव के जैसे आती रहती हैं। 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट आता है, ग्रुप 37 कॉम्पिटिटर्स प्लीज टेक द स्टेज। मैं स्टेज पर आता हूँ टाइट ट्राइडेंट के साथ। बोल्ट ऑलरेडी दूसरी साइड वार्म अप कर रहा होता है। उसके दोनों आर्म्स आयरन स्किन रीइंफोर्समेंट के प्री एक्टिवेशन स्टेट में है। उसकी स्किन पर डार्क ग्रे मेटालिक लेयर चमक रही है। साइज डिफरेंस क्लियर है। वो 1.92 मीटर टॉल है, 110 किलो। मैं 1.75 मीटर 65 किलो, फेडेड ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म में और एक ट्राइडेंट पकड़े हुए जो मुझसे आधा सिर छोटा है। क्राउड से कोई चिल्लाता है 3 सेकंड्स में खत्म। जज रूल्स अनाउंस करता है। बोल्ट अपने नकल्स क्रैक करता है। आयरन स्किन की टक्कर से डल थर्ड साउंड आती है। बोल्ट कहता है तुम काइल हो? मैं कहता हूँ हाँ। वो कहता है मैं सीधा बोलता हूँ। मैं स्टेज पर होल्ड बैक नहीं करता, पर फोर्स कंट्रोल करूंगा। वर्स्ट केस थोड़ा बोन और मसल डैमेज, 2 महीने रिकवरी, डरना मत। मैं उसकी तरफ देख के बोलता हूँ बोल्ट जब तुम बोन और मसल डैमेज बोल रहे हो वो तुम्हारा होगा या मेरा? बोल्ट 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है, फिर हंसता है। गट्स है तुम में? पहला F रैंक जो मुझे रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर तुम मेरा एक पंच झेल गए मैं तुम्हें डिनर खिलाता हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ, याद रखना मैं बहुत खाता हूँ। हेड रेफरी स्टेप बैक लेने से पहले मैं बोलता हूँ वॉइस लाउड नहीं है पर सिस्टम एम्पलीफाई कर देता है। क्लैरिफाई कर दूं, अरीना का नॉइस थोड़ा कम हो जाता है। ऑफिशियली मेरा रैंक F है, एबिलिटी स्प्लैश, ये सही है। मैं थोड़ा रुकता हूँ, लेकिन पिछले महीने फील्ड असेसमेंट के बाद मेरी एबिलिटी म्यूटेट हो गई है। मिलिट्री ने रिकॉर्ड फाइल कर दिया है, स्कूल अपडेट नहीं हुआ। मैं ट्राइडेंट को नीचे घुमाकर स्टेज में गाड़ देता हूँ। मेरा एक्चुअल रैंक अब C है, एबिलिटी वाटर फ्लो कंट्रोल। 1 सेकंड साइलेंस, फिर क्राउड एक्सप्लोड हो जाता है। C रैंक F से डायरेक्ट C, इतना बड़ा म्यूटेशन। VIP सेक्शन में केडन का एड धीरे से बोलता है अगर ये रियल है तो C रैंक वाटर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, पर बोल्ट के B रैंक आयरन स्किन से 1 टियर नीचे है। आउटकम चेंज नहीं होगा। केडन कुछ नहीं बोलता, वो रैंक नहीं सिचुएशन एनालाइज कर रहा है। अगर कोई C रैंक है और B रैंक के अगेंस्ट है, बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है चुप रहना और फाइट करना। मैच से पहले इन्फो रिवील करना यूजलेस है जब तक ये फाइनल कार्ड ना हो। शायद ये सिर्फ सेकंड लेयर है। ग्रुप 37 बिगिन। बोल्ट जैसे ही पहला स्टेप लेता है स्टेज हिल जाता है। 110 किलो का बॉडी आयरन स्किन के साथ चार्ज करता है। बिल्कुल छोटे ट्रक जैसा प्रेशर। 12 मीटर डिस्टेंस वो 0.8 सेकंड्स में कवर करता है। 2 मीटर्स दूर उसका राइट फिस्ट पावर लोड करता है। उसकी मेटालिक स्किन डार्क ग्रे से ब्राइट सिल्वर हो जाती है। 2 मीटर 1 मीटर मैं अपनी राइट इंडेक्स फिंगर उठाता हूँ। हवा की मॉइस्चर इंस्टेंटली गैदर होती है। एक वाटर वेब बन जाता है। अंगूठे जितना मोटा, लगभग 4 मीटर लंबा, सिर्फ 0.3 सेकंड्स में रेडी। बोल्ट का पंच बस आधा मीटर दूर है। वाटर वेब बिना साउंड के निकलता है। साउंड 0.1 सेकंड बाद आता है क्योंकि स्पीड साउंड से ज्यादा है। इम्पैक्ट सीधा बोल्ट के चेस्ट के सेंटर स्टर्नम पर। उसका पूरा मोमेंटम इंस्टेंटली रिवर्स हो जाता है। 110 किलो का बॉडी हवा में फोल्ड होता है और पीछे उड़ जाता है, उस स्पीड से भी ज्यादा जिससे वो आया था। स्टेज के एज पर बैरियर एक्टिवेट होता है और उसे कैच करता है। बोल्ट बैरियर से स्लाइड होकर नीचे गिरता है। नीज स्टेज पर लगते हैं। दोनों हाथ से फ्लोर पकड़ता है। वो बिल्कुल फिश की तरह हवा के लिए गैस्प करता है। रेफरी काउंट स्टार्ट करता है 3। बोल्ट दांत भींचकर उठने की कोशिश करता है। उसका राइट नी उठता है। वो उठ रहा होता है, लेकिन उसके पूरी तरह खड़े होने से पहले उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी चीज अपीयर होती है। एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, बिल्कुल स्टेबल, उसके फोरहेड से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर। बोल्ट बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो उस ड्रॉपलेट को घूरता रह जाता है। फिर वो मुझे धीरे से बोलते हुए सुनता है, सिर्फ वो ही सुनता है। जो डनर तुमने प्रॉमिस किया था, बोल्ट, जगह मैं चूज करूँ। बोल्ट 1 सेकंड तक उस वाटर ड्रॉपलेट को देखता है, फिर सीधा पीछे गिर जाता है। उसके सर का पिछला हिस्सा फ्लोर से टकराता है। एक डल साउंड आती है। वो अनकॉन्शियस नहीं है, वो खुद से लेट गया है। कंपेटिटर डाउन फॉर मोर देन 5 सेकंड्स। कंपेटिटर 1-1 काइल विंस। हेड रेफरी फ्लैग उठा देता है। अरीना बिल्कुल
साइलेंट हो जाता है। 28,000 लोग एकदम चुप, इतना कि डोम के गैप से आती हवा की आवाज तक सुनाई देती है। बोल्ट के पहले स्टेप से लेके उसके पीछे उड़ने तक टोटल 1.8 सेकंड्स। मैं न हिला न वेपन पक, बस एक इंडेक्स फिंगर, एक वाटर व्हिप, एक स्ट्राइक। 3 सेकंड्स तक साइलेंस रहता है, फिर आवाज वापस आती है। चीयरिंग नहीं, बल्कि वो आवाज जो तब आती है जब लोग शॉक से बाहर आते हैं, पहले से डबल वॉल्यूम। उसने बोला था सी रैंक, सी रैंक एक व्हिप में बी रैंक कोड़ा देता है। वो स्पीड गलत थी, सुपरसोनिक थी ना। मेरे विजन पैनल पर पॉइंट्स फ्लड होने लगते हैं, +12, +8, +15, एक साथ बहुत सारे। 3 सेकंड्स में स्क्रीन भर जाती। बैलेंस 4917 से बढ़कर 7841 हो जाता है, लगभग 3000 पॉइंट्स सिर्फ एक मूव से, और अभी भी बढ़ रहा है। मैं अपनी फिंगर नीचे करता हूँ और झुककर टाइट ट्राइडेंट उठाता हूँ। स्टेज से निकलते वक्त बोल्ट के पास से गुजरता हूँ, वो अभी भी जमीन पर लेटा है, हाथ सर के पीछे रखकर डोम की तरफ देख रहा है। मैं बोलता हूँ, बोल्ट तुम जल्दी गिर गए, तुम वापस उठ सकते थे। बोल्ट 2 सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है, ऑब्वियसली तुम्हारा ड्रॉपलेट मेरे फोरहेड के सामने था, मैं इडियट नहीं हूँ। दूसरा हिट खाऊं या सीधा लेट जाऊं, सेम बात है। वो हल्का सा ग्रिन करता है, पर डिनर अभी भी बाकी है। मैं अपनी बात रखता हूँ, जगह तुम चूज करना। मैं ट्राइडेंट उठाता हूँ और कंपिटिटर टनल की तरफ चला जाता हूँ। वीआईपी सेक्शन के नीचे कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं ऊपर नहीं देखता, लेकिन पैनल पर एक अलग नोटिफिकेशन आता है। केडन में इमोशनल शिफ्ट डिटेक्ट हुआ, टाइप इंटरेस्ट, इंटेंसिटी लो, अलाइन पॉइंट्स +3। केडन ने सिर्फ इंटरेस्ट शो किया, लेकिन अब उसका ध्यान मुझ पर आ गया है। उसी शाम जैंग जो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 6 लीग के होते हैं, उनमें से 3 मेरे बारे में। #फ्रीक कंपिटिटर डिफीट्स बी रैंक, #व्हाट रैंक इज स्प्लैश बाय केल रियली, #द बोल्ट टैप्ड आउट मोमेंट। सबसे ज्यादा रीड होने वाला पोस्ट अवेकनर फोरम पर आता है। यूजर नेम अबिस स्पेक्टेटर, टाइटल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, काइल के फर्स्ट मैच का ट्रू सीलिंग। मेन पॉइंट ये है, काइल F रैंक से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस C++ से B के बीच एक्सप्लेन हो सकता है। प्रॉब्लम काइल नहीं, बोल्ट की डिफेंस वीक थी। एक प्रोफेशनल एनालिसिस जो ना मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है ना वीक। मैं डॉम बेड पर बांटकर फोन स्क्रॉल करता हूँ। कमेंट्स का टोन धीरे धीरे चेंज होने लगता है, बार बार सेम टाइप के कमेंट्स। बस C रैंक वाटर कंट्रोल है, बोल्ट ने अंडर एस्टिमेट किया। अगर रियल A रैंक के अगेंस्ट गया तो तुरंत एक्सपोज हो जाएगा। वो डिकॉय स्क्वाड से है, रियल फाइट कैसे जीतेगा। बोल्ट ने मैच थ्रो किया, क्लियरली बॉट आर्मी का काम है। मैं मुस्कुराता हूँ। लिन फैमिली का मूव बड़ा नहीं है, पर टाइमिंग परफेक्ट है। फर्स्ट मैच के पीक हाइप के टाइम नेगेटिव कमेंट्स फ्लड कर। गोल सिंपल है, नैरेटिव कंट्रोल करना। हेडलाइन को फ्रीक ने B रैंक को एक मूव में हरा दिया से हटाकर सेफ जोन में लाना। C रैंक ने केयरलेस B रैंक को हराया। क्यों? ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाए। एक्सपेक्टेशंस कम, कंट्रास्ट कम। जब मैं फ्यूचर में स्टम्बल कर, कंट्रास्ट कम, पॉइंट्स कम। करंट बैलेंस 16,417, एक दिन में ऑलमोस्ट 4 गुना। अगर मैं कुछ नहीं करता तो लिन फैमिली का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं 4 उठाता हूँ और एक प्राइवेट अकाउंट ओपन करता हूँ, जो मैंने 6 महीने पहले बनाया था। 0 पोस्ट्स, 0 फॉलोअर्स। मैं एक सिंपल 30 सेकंड वीडियो अपलोड करता हूँ। फ्रंट कैमरा ऑन, डॉम की व्हाइट लाइट फेस पर पड़ रही है। मैं बोलता हूँ, हे सब लोग, मैं KL हूँ। आज मैंने बोल्ट के अगेंस्ट अपना पहला लीग मैच जीता है। 1 सेकंड पॉज। ऑनलाइन लोग बोल रहे हैं मैं सिर्फ C रैंक वाटर हूँ और बोल्ट हार गया क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट किया। हाँ, ये फेयर पॉइंट है। बोल्ट सीधा मेरे पर आया था, एनालिसिस गलत नहीं है। फिर पॉज। पर मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसी ने पूछा A रैंक या S रैंक के अगेंस्ट क्या करोगे। मैं अपने राइट हैंड की तरफ देखता हूँ और इंडेक्स फिंगर कैमरा के सामने उठाता हूँ। मुझे नहीं पता। मैं हाथ नीचे करता हूँ। 1 महीने पहले मैं सिर्फ F रैंक स्प्लैश था, अब मैं C रैंक वाटर फ्लो कंट्रोल बन गया हूँ। ये एबिलिटी कितनी दूर तक जा सकती है मुझे सच में नहीं पता। मैं थोड़ा सा हेड टिल्ट करता हूँ एंड में, बस हल्का सा। लेकिन अगर मेरा राउंड 2 का ओपोनेंट ये वीडियो देख रहा है, मेरा मुंह नहीं बोल रहा, सिर्फ आंखें बोल रही हैं, शांत, कॉन्फिडेंट, जैसे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। वीडियो एंड हो जाता है, मैं पोस्ट कर देता हूँ। 3 घंटे बाद 1.4 से 2 मिलियन व्यूज। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम 2 चीजें डिटेक्ट करता है। पहला, वीडियो ट्रेंडिंग कीवर्ड से मैच करता है। दूसरा, एंगेजमेंट एबनॉर्मल है। कंप्लीशन रेट 94%, लाइक रेट 18.7%, कमेंट रेट 6.3%, शेयर रेट 11.2%। एल्गोरिदम इमोशंस नहीं समझता, सिर्फ डेटा पढ़ता है। कमेंट सेक्शन फोरम से बिल्कुल अलग है। टॉप कमेंट, पता नहीं क्यों जब वो बोलता है मुझे नहीं पता, लगता है उसे सब पता है। सेकंड कमेंट, किसी ने एंड वाला लुक नोटिस किया, 3 बार रिप्ले किया, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थर्ड कमेंट, जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ C रैंक है, प्लीज नया स्क्रिप्ट ले आओ, सेम लाइन 10 बार देख ली। बॉट आर्मी के कमेंट्स नीचे दब जाते हैं। मैं डॉम बेड पर लेटा हूँ, सीलिंग देखते हुए, फोन साइड में फेंक देता हूँ। पैनल क्वाइटली रिफ्रेश होता है। करंट बैलेंस 19,870, पिछले 3 घंटे में 3,400 से ज्यादा इंक्रीज, 1.4 मिलियन व्यूज। अगर सिर्फ 10 में से एक भी जेन्युइन रिएक्ट करे तब भी पॉइंट्स फास्ट बढ़ते हैं। राउंड 2 का मैचअप कल अनाउंस होगा। अगर मैं 2 मैचेस जीत गया तो राउंड 3 में केडन से फाइट होगी। मैचेस के बीच 3 दिन का गैप है। 3 दिन में क्या कर सकता हूँ? पहला, सैल्वेज यार्ड जाके ब्रॉन्ज पंप केसिंग पर ट्रांसम्यूटेशन रन करना। दूसरा, टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को C++ से एक लेवल ऊपर पुश करना। मैं आंखें बंद करता हूँ। अवेकनिंग कोर क्वाइटली चल रहा है। एक मूव से दुनिया नहीं जीती जाती। मुझे सेकंड कार्ड चाहिए। पैनल पर स्किल लिस्ट अभी भी है। ओशंस रैथ, टाइड टेमिंग, कॉस्ट 6,000 पॉइंट्स। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 12 आयन
लायन क्लैड राइनोज अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला था मैं वापस आऊंगा। सेमीफाइनल रूल्स अनाउंस होने का तरीका ड्रामेटिक है। सब प्रिलिमिनरी राउंड्स के नेक्स्ट मॉर्निंग हेड जज खुद स्टेज पर आके रूल्स पढ़ता है। मैं एनवेलप के वैक्स सील को नोटिस करता हूँ। टेक्सचर थोड़ा अजीब है, जैसे पहले सील हुआ हो, फिर खोला गया हो, फिर दोबारा सील किया गया हो। कमिटी ने डिसाइड किया है कि सेमीफाइनल स्टेज मल्टीप्लेयर सर्वाइवल मोड में होगा। अरीना का नॉइज लेवल बढ़ जाता है। 64 कंपीटिटर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। ग्रुप ए 32, ग्रुप बी 32। हर ग्रुप को एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में डाला जाएगा। टाइम लिमिट 2 घंटे। हर कंपीटिटर के पास 3 सर्वाइवल टोकन्स होंगे। नॉकआउट या सरेंडर करने पर एक टोकन अपोनेंट को देना पड़ेगा। 2 घंटे के एंड पर जिनके पास सबसे ज्यादा टोकन्स होंगे टॉप 16 एडवांस करेंगे। रूल्स ठीक है, प्रॉब्लम ग्रुपिंग में है। स्क्रीन पर नेम्स स्क्रॉल होने लगते हैं। ग्रुप ए के नेम्स एक एक करके आते हैं। 32 लोगों में से 31 का कनेक्शन लिन फैमिली से है और एक मैं। कंपेटिटर एरिया में लोग फुसफुसाहट करने लगते हैं। ये पूरा ग्रुप लिन फैमिली का कैसे हो गया? वेट, नंबर 7 जीक, वो हेड जज का नेफ्यू नहीं है। वीआईपी सेक्शन में केडन रिजल्ट देखकर सेटिस्फाइड है, पर ज्यादा नहीं। इतना माइल्ड कि एक भी ऑ पॉइंट जनरेट नहीं होता, क्योंकि उसे ये रिजल्ट पहले से एक्सपेक्टेड था। करंट बैलेंस 22,150। मैं ट्राइडेंट के प्रॉन्ग्स की तरफ देखता हूँ और हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। 31 लोग एक को घेरने के लिए, और लिन फैमिली को लगा ये भी काफी नहीं है तो उन्होंने बी रैंक्स भी डाल दिए। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट का एंट्रेंस एक 3 मीटर डायमीटर का मेटल पैसेज है। एंड पर ये 32 अलग टनल्स में स्प्लिट होता है। थियोरेटिकली रैंडम, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे टनल के अंदर एनर्जी रेल फ्रीक्वेंसी मैनुअली एडजस्ट की गई है। मेरा लैंडिंग पॉइंट रैंडम नहीं है। कमिटी ने पहले से डिसाइड कर दिया है मुझे फील्ड के सेंटर के पास ड्रॉप किया जाएगा ताकि आसानी से सराउंड किया जा सके। ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है। लाइट चेंज होती है। फॉरेस्ट। मैं एक फॉरेस्ट क्लियरिंग में खड़ा हूँ, लगभग 30 मीटर वाइड। चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज हैं। मेरी पोजीशन एक्सपेक्टेड है फील्ड के सेंटर में। ग्रुप ए सर्वाइवल मोड काउंटडाउन 3, 2, 1 बिगिन। मैं बिल्कुल ऑपोजिट करता हूँ जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है। मैं टाइड, क्रेस्ट, ट्राइडेंट ग्राउंड में गाड़ देता हूँ और अपनी यूनिफॉर्म जैकेट उतार देता हूँ। पॉकेट से एक सील्ड बैग निकालता हूँ। अंदर 3 पीसेस मैरिनेटेड बीफ जर्की हैं। मैं जर्की को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करता हूँ। फिर क्लियरिंग से ड्राई ब्रांचेस कलेक्ट करने लगता हूँ। मैं फायर स्टार्ट करता हूँ वाटर से। एयर के वाटर मॉलिक्यूल्स को हाई स्पीड कोलिजन में पुश करता हूँ। फ्रिक्शन हीट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। 30 सेकंड्स बाद एक थिक स्मोक का कॉलम ऊपर उठता है। ग्रे व्हाइट स्मोक का पिलर पूरे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर दिख रहा है, हर जगह से विजिबल। क्राउड तुरंत रिएक्ट करता है। ये क्या कर रहा है? फायर बना रहा है। मैच अभी स्टार्ट हुआ है। 31 लोग उसके पीछे आ रहे हैं और ये बीच में कैंप फायर बना रहा है। कैमरा क्लोजअप देता है। स्क्रीन पर मैं फायर के पास बैठा हूँ, फॉइल में रैप्ड जर्की को अरेंज कर रहा हूँ। फेस पर फायर की लाइट पड़ रही है। एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बस कुकिंग कर रहा हूँ। कमेंट्री बूथ एक्सप्लोड हो जाता है। व्यूअर्स, क्या मैं सही देख रहा हूँ? कंपेटिटर 121 काइल ने मैच के पहले मिनट में फायर स्टार्ट की है। दूसरा बोलता है, मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। 12 साल में पहली बार देख रहा हूँ किसी को सर्वाइवल मैच में खाना बनाते हुए। मेरे पैनल पर पॉइंट्स फास्ट बढ़ने लगते हैं। +18, +27, +14। लेकिन मैं पैनल नहीं देख रहा, मैं सुन रहा हूँ। फॉरेस्ट से आवाजें आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट 120 मीटर 3 लोग, साउथ वेस्ट 5 लोग फास्ट आ रहे हैं, नॉर्थ 7 लोग स्लो और केयरफुल, बाकी डायरेक्शन से भी फुटस्टेप्स। टोटल 26 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं फॉइल चेक करता हूँ, जर्की अभी रेडी नहीं है। मैं हेड उठाकर फॉरेस्ट की तरफ बोलता हूँ, ठीक है क्राउच मत करो और आते हुए ड्राई वुड भी ले आना, यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, फायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉरेस्ट में फुटस्टेप्स रुक जाते हैं। 3 सेकंड साइलेंस। फिर साउथ वेस्ट से इरिटेटेड आवाज आती है, ये क्या चल रहा है? 5 लोग बाहर निकलते हैं। लीडर एक फायर टाइप अवेकनर है, डी रैंक, दोनों हाथ फ्लेम्स से कवर्ड है। वो बोलता है, काइल ड्रामा बंद कर, तुम सोच रहे हो ट्रिक से। वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करता क्योंकि उसे स्मेल आती है। हवा मेरी तरफ से उनकी तरफ जा रही है। सोया सॉस, ब्लैक पेपर, गार्लिक की स्मेल उन 5 लोगों पर सीधा हिट करती है जो काफी टाइम से भूखे हैं। फायर टाइप के फ्लेम्स थोड़े कम हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। मैं फायर के पास बैठा रहता हूँ। एक स्टिक से फॉइल से एक पीस निकालता हूँ, थोड़ा ठंडा करता हूँ, बाइट लेता हूँ, 2 बार च्यू करता हूँ। डिसेंट, थोड़ा सॉल्टी है। बाकी 2 पैकेट्स भी उठा लेता हूँ। मैं कैजुअली बोलता हूँ, खाओगे? वो 5 लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये हमें खाने को बोल रहा है। ट्रैप होगा, पर स्मेल तो बहुत अच्छी है। वीआईपी सेक्शन में केडन अपनी वाइन ग्लास पकड़े हुए स्क्रीन देख रहा है। पहली बार वो ध्यान से मुझे देख रहा है। मैं फायर के पास बैठा जर्की खा रहा हूँ। उसका 8 धीरे से बोलता है, यंग मास्टर सिग्नल दे दे अटैक के लिए। केडन जवाब नहीं देता। वो सोच रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ? एक बंदा जिसको 30+ लोग सराउंड करने वाले हैं, खुद अपनी पोजीशन रिवील कर रहा है, सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ 2 हो सकते हैं, या तो वो स्टूपिड है या इतना कॉन्फिडेंट है कि सबसे एक साथ लड़ सकता है। केडन 1 सेकंड रुकता है, फिर तीसरा ऑप्शन चूज करता है। वो चाहता है सब एक जगह आ जाए ताकि उसे सिर्फ एक बार लड़ना पड़े। मैं अपना तीसरा बाइट फिनिश करता हूँ, तभी पहला अटैक आता है। साउथ वेस्ट के वो 5 लोग मूव करते हैं। ए साइज्ड फायरबॉल 30 मीटर दूर से शूट होता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट से 3 लोग आ जाते हैं। ग्राउंड के नीचे से नी हाई अर्थ स्पाइक्स निकलते हैं और क्लियरिंग के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ से 7 लोग कैनपी से प्लांट वाइन्स नीचे भेजते हैं। फायरबॉल, अर्थ स्पाइक्स, वाइन्स, 2 मेटल थ्रोइंग ब्लेड्स, टोटल 5 टाइप्स के अटैक्स एक साथ 3 डायरेक्शन से सेंटर को टारगेट करते हैं। मैं जल्दी से उठता हूँ लेकिन डोज नहीं करता। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो कमेंटेटर को शॉक कर देता है। मैं आधा खाया हुआ जर्की दांतों के बीच क्लैम्प कर लेता हूँ। दोनों हाथ से ग्राउंड पर पड़ी यूनिफॉर्म जैकेट उठाता हूँ और बाकी 2 फॉइल पैकेट्स
शॉट्स उसमें डालकर बंडल बना लेता हूँ। फिर मैं कैजुअली उस जैकेट को 5 मीटर दूर एक सॉलिड ट्री स्टंप के पीछे फेंक देता हूँ। उसके बाद मैं टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट जमीन से निकालता हूँ। फायरबॉल अब 2 मीटर से भी कम दूर है। मैं अपना राइट हैंड उठाता हूँ, इंडेक्स फिंगर नहीं बल्कि पूरा पाम। कोई वाटर विप फॉर्म नहीं होता। इसके बजाय क्लियरिंग के ऊपर 30 मीटर अल्टीट्यूड के अंदर के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं और 2 सेकंड्स में स्प्रेड होकर एक ट्रांसपेरेंट वाटर मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक कर्टन जो सिर्फ 0.3 mm थिक है। फायरबॉल उस वाटर कर्टन से टकराता है। एक्सप्लोजन नहीं होता। हाई टेम्परेचर कॉन्टैक्ट पर मेम्ब्रेन इंस्टेंटली वेपराइज हो जाती है और एक्सपेंशन फोर्स फायरबॉल का ट्रेजेक्ट्री 15 डिग्रीज चेंज कर देता है। फायरबॉल मेरे लेफ्ट शोल्डर को ग्रेस करता हुआ निकल जाता है और मेरे पीछे डेड स्टंप पर जाके लगता है। अर्थ स्पाइक्स मेरे फीट तक पहुंच जाते हैं। मैं एक स्टेप लेफ्ट लेता हूं और फर्स्ट रो क्लियर करता हूं। बॉडी 30 सेंटीमीटर नीचे झुकती है। सेकंड रो मेरे राइट फुट के टॉप को ग्रेस करती है। मैं आधा स्टेप पीछे लेता हूं। थर्ड रो मेरे टोस से सिर्फ 2 सेंटीमीटर आगे ग्राउंड तोड़ के निकलती है। मेरे फुटवर्क की प्रिसीजन आंखों से नहीं आती, ये मेरे फीट के सोल्स से आती है। वाटर टाइप एबिलिटीज का एक अंडररेटेड यूज। मैटर के बीच गैप्स में वाटर मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट को फील करके मैं ग्राउंड के नीचे मूव करने वाली हर चीज का रियल टाइम हीट मैप बना सकता हूं। इसलिए मेरा हर स्टेप सेफ गैप में लैंड होता है। ऊपर से प्लांट वाइन गिरता है। मैं टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट से एक आर्क स्वीप करता हूं। प्रॉन्ग्स वाइन को कट नहीं करते बल्कि 3 प्रॉन्ग स्ट्रक्चर से हुक करते हैं और ग्रोथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 1 मीटर आउटवर्ड टॉक अप्लाई करते हैं, बिल्कुल कपड़े को निचोड़ने जैसा। फाइबर स्ट्रक्चर फेल होता है और वाइन वहीं पर स्नैप हो जाता है। फायरबॉल के हिट से वाइन के स्नैप होने तक टोटल 4 सेकंड्स लगते हैं। मैं अभी भी लगभग वहीं खड़ा हूं। टोटल मूवमेंट 2 मीटर से कम है। जर्की अभी भी मेरे दांतों में है। पूरा अरीना 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। ही डिडंट मूव। कमेंटेटर की आवाज वापस आती है पर स्ट्रेन्ड। उसने काउंटर भी नहीं किया। 4 सेकंड्स में 3 अलग काउंटर मेथड्स एग्जीक्यूट किए। ये सी रैंक की डिसीजन स्पीड नहीं है। मेरे विजन पैनल पर फ्लड आता है। ऑल पॉइंट्स +45, +22, +61। बड़े डिपॉजिट्स शुरू हो गए हैं लेकिन मेरे पास नंबर्स देखने का टाइम नहीं है। सेकंड वेव आ चुकी है। नॉर्थ के 7 लोग ट्रीज से बाहर निकलते हैं। 2 मेटल टाइप अवेकनर्स फ्रंट में शील्ड की तरह, बीच में 3 रेंज्ड अटैकर्स, पीछे 2 सपोर्ट टाइप्स। बाकी के 16 लोग भी हर डायरेक्शन से सर्च करते हुए आ जाते हैं। टोटल 28 लोग हर एंगल से क्लोज इन करते हैं। 28 लोग एक साथ फायर करते हैं। फायरबॉल्स, विंड ब्लेड्स, अर्थ स्पाइक्स, मेटल थ्रोइंग ब्लेड्स, वाइन्स, आइस शार्ट्स, कम से कम 7 टाइप्स के अटैक्स 360 डिग्री से क्लियरिंग के सेंटर पर गिरते हैं। अटैक की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि प्रोजेक्टेड कैनोपी का डेटा रेंडरिंग सिस्टम भी एक मोमेंट के लिए ओवरलोड हो जाता है। कमेंटेटर की आवाज क्रैक हो जाती है। 28 साइमल्टेनियस वॉलीज, फुल 360 कवरेज। काइल बीच में उसका नेक्स्ट वर्ड अटक जाता है क्योंकि मैं गायब हो चुका हूँ। टेलीपोर्ट नहीं, ऐसी मूवमेंट स्पीड जो होलोग्राफिक कैमरा के फ्रेम रेट से भी फास्ट है। 28 अटैक्स एक साथ क्लियरिंग के सेंटर पर कन्वर्ज करते हैं। बूम! सायोनिक बफर एक्टिवेट होता है। एलॉय फ्लोर फटकर 6 मीटर वाइड क्रेटर बन जाता है। स्मोक और डस्ट हवा में भर जाते हैं। सेंटर में कोई नहीं है, सिर्फ एक जली हुई ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म जैकेट। मैंने उसे स्टंप के पीछे से 1 सेकंड पहले ही वापस फेंक दिया था जब उन्होंने फायर किया। मिस डायरेक्शन। स्टैंड्स में कोई चिल्लाता है, कोई शॉक में है, कोई हंसी से डबल हो रहा है। पैनल पर नंबर्स इतनी स्पीड से बढ़ने लगते हैं जो मैंने कभी नहीं देखी। +88, +77, +156। लेकिन मेरे पास देखने का टाइम नहीं है। मेरी आवाज मिड एयर से आती है, 7-8 मीटर ऊपर से। मैं एक सॉलिड स्ट्रक्चरल बीम पर खड़ा हूँ जहाँ सिमुलेटेड डोम का फ्रेमवर्क विजिबल है। टाइड ट्राइडेंट मेरे शोल्डर पर टिका है। मैं नीचे क्रेटर में खड़े 28 लोगों को देखता हूँ। नीचे से आती फायर लाइट मेरे फेस को इल्यूमिनेट कर रही है। मैं बोलता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हो। तुम्हारी कोऑर्डिनेशन वीक है। 28 लोग, 1 टारगेट, 12 शॉट्स मिस हुए। सबसे बुरा शॉट 9 मीटर वाइड गया। और तुम, मैं एक डी रैंक फायर टाइप को देख के बोलता हूँ, अपनी आर्म एक्सटेंशन इंप्रूव करो। 30 मीटर पर फिक्स टारगेट और 2 मीटर से ज्यादा स्प्रेड। फील्ड एथलेटिक्स के फर्स्ट राउंड में भी पास नहीं होते। क्राउड से एक अजीब आवाज निकलती है, ना पूरा लाफ, ना शाउट, एक रॉ रिएक्शन, मिक्स ऑफ शॉक और एक्साइटमेंट। बैटिंग पूल्स 30 सेकंड पहले ही क्रैश हो चुके हैं। सिस्टम एरर्स थ्रो कर रहा है। वीआईपी सेक्शन में केडन का वाइन ग्लास उसके लिप्स के पास रुका हुआ है। वाइन हिल भी नहीं रहा। उसका 8 बिना सिग्नल के बोल पड़ता है। यंग मास्टर फिर चुप हो जाता है। केडन स्क्रीन को स्टेयर कर रहा है। बीम पर खड़ा हुआ मैं, पैनल पर नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्टेड इमोशनल शिफ्ट इन केडन, टाइप स्क्रूटनाइजिंग अलर्टनेस, इंटेंसिटी मीडियम हाई, और पॉइंट्स +18, 3 से 18। अब उसका पूरा अटेंशन मुझ पर है। मैं अपनी नजर वापस खींचता हूँ और नीचे 28 लोगों पर स्वीप करता हूँ। फिर मेरी नजर पीछे खड़े एक बंदे पर टिकती है। सी रैंक कंपेटिटर, हाथ पॉकेट्स में, अब तक एक भी मूव नहीं किया। वो भी मुझे देख रहा है। एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट। हम दोनों लगभग 1 सेकंड तक 7-8 मीटर के गैप से आई कांटेक्ट होल्ड करते हैं। मैं ट्राइडेंट को शोल्डर से नीचे लाता हूँ, प्रॉन्ग्स डाउनवर्ड, और मेटल सरफेस में गार्ड देता हूँ। सर्वाइवल मैच का पहला फेज खत्म। 28 लोगों ने फायर किया, 0 हिट। मैंने एक भी काउंटर अटैक नहीं किया। मैच अभी सिर्फ 4 मिनट हुआ है और मेरे पास अभी भी जर्की के 2 पैकेट्स बचे हैं।